दोस्तों अपने वादे के अनुसार मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं ये तीसरी वीडियो जिसमें हम लोग कंप्लीट करंट अफेयर कवर कर रहे हैं एक सिंगल वीडियो के अंदर एक महीने का। और इस वीडियो के अंदर हम लोग दिसंबर महीने का करंट अफेयर कंप्लीट कवर करेंगे। अब तक दो वीडियो आप लोगों के सामने आ चुकी हैं जिसमें हम लोगों ने जनवरी और फरवरी का कंप्लीट जो करंट अफेयर है वो एक एक वीडियो के अंदर कवर किया है। इसी तरीके से ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम लोग दिसंबर का कंप्लीट करंट अफेयर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को हर एक सप्ताह देखने को मिलती है, यानी कि हम लोग पीछे जाकर चीजें कवर कर रहे हैं। पहले फरवरी की आई, फिर जनवरी की आई, अब दिसंबर की आ रही है। इसके बाद में फिर आप लोगों के सामने अगले सप्ताह नवंबर की आएगी। तो आप लोग इन वीडियो से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसको मैं एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। इस वीडियो के अंदर एक कंप्लीट मंथ की करंट अफेयर रहेगी जिसमें नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, कोई अवार्ड अगर है, कोई इंडेक्स है, कोई रिपोर्ट है, या फिर कोई स्कीम है, या फिर साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई न्यूज है, पर्सन इन न्यूज, कोई जगह न्यूज में है तो उसको मैप में दिखाना। तो ये सारी तमाम चीजें आप लोगों के सामने यहां पर आने वाली है। एक और इंपॉर्टेंट बात, पहले एक अलग वीडियो आप लोगों की आती थी जिसमें डे और उसकी जो इंपॉर्टेंट थीम होती थी वो हम लोग डिस्कस करते थे, नेशनल और इंटरनेशनल डे और उनकी थीम पर। लेकिन अब यहां पर इसी के अंदर वो इंक्लूड कर दिया गया आप लोगों का, उसकी कोई सेपरेट वीडियो आप लोगों की नहीं आती है। तो ये इसी के अंदर एक होने कहते हैं कि कंप्लीट पैकेज आप लोगों को यहां पर होने कहते हैं कि पूरी बैलेंस डाइट। तो ये आप लोगों की एक तरीके की बैलेंस डाइट आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि सारी चीजें आप लोगों को एक वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी एक महीने की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि किस किस एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है। जिस भी एग्जाम की आप लोग इंडिया के अंदर तैयारी कर रहे हैं उस हर एक एग्जाम के लिए फायदा पहुंचाएगी जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है। और मुझे नहीं लगता है कि इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर करंट अफेयर नहीं पूछा जाता है। टाइम क्या रहेगा? हर वीक आप लोग को एक वीडियो देखने को मिलेगी हर महीने की, तो आप लोग इनको एंजॉय कर सकते हैं। दो तरीके के बच्चे यहां पर होते हैं, एक तो वे हैं जो एसएलवी फैमिली के साथ में यानी कि इस चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत शानदार एक सुनहरा मौका है अपना एक महीना कंप्लीट 2 या 2.5 घंटे के अंदर रिवाइज करना। और दूसरा वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनको कम से कम इतना तो मैं तैयार कर ही दूंगा यार, एग्जाम में बैठ करना आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे, इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। बस आप लोगों को छोटा सा काम करना है, अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइएगा जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि कुछ चीजें तो आप लोगों को पीपीटी में देखने को मिल जाएगी, बहुत सारी चीजें मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करूंगा ताकि एक पूरा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में जो न्यूज है वो आप लोगों की समझ में आ जाए। इसके बाद भी अगर आप लोगों को लगता है नहीं यार इसमें तो डाउट रह गया, कमेंट बॉक्स ओपन है आप लोगों के सामने, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा ताकि उसको क्लियर किया जा सके। इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो यहां पर डेली ये 2 वीडियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये 4 बजे अगर आप लोग मेरे साथ में उठेंगे तो दिन शानदार तरीके से आप लोग स्टार्ट करेंगे। और दूसरी एक पूरा न्यूज़पेपर कवर होता है। आप लोग अगर कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, एथिक्स का कोई पेपर दे रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, तो पूरा करंट अफेयर आप लोग यहां पर इसके थ्रू तैयार हो जाएगा। तो मेरे साथ में आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं इन वीडियो के थ्रू, जो कि डेली आप लोगों को 2 वीडियो देखने को मिलती है। बाकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है। यहां पर 1,30,000 से भी ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप लोग को भी यहां पर फायदा होगा। इसको जाकर डाउनलोड कर लेना और रिवीजन के लिए अपने पास रखना ताकि टाइम टू टाइम आप लोग इसको रिवाइज कर सकें। तो ये तो थी बेसिक बातें जो कि उनके लिए जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं। अब करंट अफेयर स्टार्ट करूंगा, पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठा कीजिए ताकि अच्छे तरीके से आप लोग अपनी चीजों को एक जगह इकट्ठा संजो सके। और एक बार हाथ से लिखकर कोई चीज आप लोग देख लेते हैं तो फिर लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख पाते हैं। और ये 2 वीडियो किस किस ने अब तक देख ली है? जिसने देख ली है वो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिख सकता है, और जिसने नहीं देखी है वो नो लिख सकता है। और जो नो लिखेगा उसके लिए लिंक दे रखा है इसी वीडियो के नीचे, इनको जाकर आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो। ठीक है, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। काफी प्यारी न्यूज है, यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड एड्स डे के बारे में। जो वर्ल्ड एड्स डे है यहां पर ये किस डेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो 1 दिसंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और जो अब की बार किसकी थीम है, ये बात की जा रही है ग्लोबल सॉलिडेरिटी और शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एक तरीके से मिलजुल कर यहां पर काम करना है। जो भी प्रॉब्लम है एकजुट होकर उसका सॉल्यूशन निकालना है, साझा रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि एक साथ मिलकर प्रयास करना है। तो ये अब की बार का जो एड्स डे है इसकी थीम है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, थीम डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती है। एक बात और, यहां पर जो भी वीडियो आप लोग देखते हैं इस चैनल के ऊपर, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल फ्री माइंड होकर बैठ जाना है। बिल्कुल जैसे मूवी देखते हैं ना उस तरीके से आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, तो आप लोगों की सारी न्यूज जो है वो एक बाय एक चलती चली जाएगी और आप लोग बिल्कुल आराम से साझा होकर, एक वो नहीं कहते एकदम वीडियो के साथ में एकदम बिल्कुल टकटकी लगाकर अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स जोन में रखकर बस सुनते रहो जैसे गाना सुनते हैं। ठीक है, मूवी देखते हैं, सारी चीज आप लोगों को समझ में आती जाएगी, क्योंकि रटने के लिए कुछ नहीं बोलूंगा मैं, यहां पर सारी चीजें समझाऊंगा और आप लोगों की समझ में भी आएगी। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है चाइना के बारे में। चाइना के द्वारा एक काफी बड़ा यानी कि सुपर डैम यानी कि बांध बनाने की बात की जा रही है। किसके ऊपर? यारलंग ज़ेंगपो रिवर के ऊपर। ये देखने को मिलेगा आप लोग यहां पर यारलंग ज़ेंगपो जो रिवर है यहां पर
अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन के पास में। तो हमारी कंट्री में जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है उसके ऊपर ये इंडियन वाटर सिक्योरिटी के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। तो आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है उसको समझिएगा। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि किस रिवर के ऊपर इन्होंने बोला है। तो ये बोला है यारलंग ज़ेंगपो। इसको दो नाम से पुकारा जाता है तिब्बत के अंदर। ये तिब्बत वाला रीजन है यहां पर जो चाइना के अंडर में आता है। तो इसको यारलंग ज़ेंगपो या फिर सेंगपो के नाम से भी जानते हैं। आप बोलेंगे सर टी कहां गया, टी यहां पर साइलेंट रहता है, तो इसको सेंगपो या फिर यारलंग ज़ेंगपो के नाम से जानते हैं। ये वही रिवर है जब इंडिया के अंदर एंट्री करती है तो आप लोग इसको ब्रह्मपुत्रा बोल देते हैं आसाम के अंदर, ठीक है। तो इसी रिवर को कहां पर तिब्बत के अंदर क्या बोलते हैं, इसको तिब्बत के अंदर बोलते हैं इसको यारलंग ज़ेंगपो या फिर सेंगपो। और हाँ, थोड़ा सा पहले अगर अरुणाचल प्रदेश के बारे में आप लोग बात करेंगे, इसी रिवर को जब ये अरुणाचल प्रदेश में यहां पर एंट्री करती है तो इसको सियांग या फिर धियांग के नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सियांग या धियांग, और जब यहां पर ये आग देखने को मिलेगा लोहित रिवर आप लोगों से यहां पर इसको मिलती हुई नजर आएगी। जैसे ही आसाम के अंदर एंट्री करती है तो इसको ब्रह्मपुत्रा रिवर आप लोग बोल देते हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर फिर आगे चलकर ये बे ऑफ बंगाल में जैसे ही घुसती है, यानी कि सॉरी बे ऑफ बंगाल में नहीं, बांग्लादेश के अंदर जैसे घुसती है तो इसको जमुना के नाम से आप लोग बोल देते हैं इसी रिवर को। इसी के साथ में यहां पर जब ये आगे चलकर एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जो गंगा की आती है, गंगा रिवर देखिए आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। गंगा रिवर एक तो हुगली रिवर में एक तरीके से डिवाइड हो जाती है जिसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, और आगे चलकर एक पद्मा रिवर बन जाती है। यानी कि जब गंगा रिवर जो है बांग्लादेश के अंदर एंट्री करती है तो उसको पद्मा रिवर बोल देते हैं। और जब ये पद्मा जमुना से मिलती है, यमुना और जमुना में डिफरेंस समझिएगा, हमारी कंट्री की यमुना दूसरी है और यहां पर जमुना की बात कर रहे हैं। तो जमुना बोला गया है यहां पर ब्रह्मपुत्र को जब यहां पर जाती है बांग्लादेश के अंदर, और पद्मा बोला गया है गंगा की जो डिस्ट्रीब्यूटरी है जब जाती है बांग्लादेश के अंदर। जब ये दोनों जाकर मिलती हैं तो यहां पर फिर आगे जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। पर लेकिन बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले इसको एक रिवर बोल दिया जाता है जिसका नाम है मेघना। तो इसको मेघना के नाम से आप लोग जानने लगते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ लिए गए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जिनके बारे में याद रखिएगा। एक छोटा सा डाउट जो आप लोगों के माइंड में हो सकता है, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या डिफरेंस है। ट्रिब्यूटरी जो होती है, जैसे आप लोग यहां पर देखिए ये गंगा है, गंगा इस तरीके से बह रही है, तो अगर कोई रिवर आकर इसके साथ में मिलती है और फिर आगे चलने लगती है, ठीक है, इस तरीके से अगर कोई रिवर आकर मिली साथ में, जैसे गोमती यहां पर हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, ये सारी ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। पर लेकिन जब यहां पर रिवर कोई जाकर डिवाइड हो जाती है, अलग अलग रिवर में बढ़ जाती है, एक इधर को हुगली चलेगी, इधर को पद्मा चलेगी, तो इसको आप लोग डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में डिफरेंस आप लोगों को एक याद रखना है, जो आप लोग क्वेश्चन की फॉर्म में भी बन जाते हैं कई बार क्वेश्चन। तो ये पूरी न्यूज हो गई। तो यारलंग ज़ेंगपो के ऊपर यहां पर अभी बांध बनाने की बात की जा रही है चाइना के द्वारा। क्वेश्चन अगर आप लोगों से कोई पूछ ले यार ये ब्लू टाइड क्या होते हैं, तो इसके बारे में कभी हमारी कंट्री में रिसेंटली ब्लू टाइड कहां पर देखने को मिले, तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे तो क्या आंसर दोगे उसका। तो इसके बारे में बात करेंगे यहां पर। जो ब्लू टाइड जिसको बोला गया है, ये एक तरीका फिनोमिनन है, यानी कि एक तरीके की प्रक्रिया है यहां पर, जो कि रिसेंटली अभी महाराष्ट्र के अंदर हमारी कंट्री में देखने को मिली। तो यहां पर लगभग 4 दिन तक यहां पर ऐसी चीजें चलती रही। जब विजिटर गए यहां पर बीच पर घूमने तो उनको ऐसा कुछ यहां पर नजारा देखने को मिला। देखने में काफी सुंदर है, पर लेकिन ये होता क्यों है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोगों ने यहां पर ज्योग्राफी के अंदर जो प्लैंकटन्स होते हैं उनका नाम सुना होगा। यहां पर ये माइक्रोस्कोपिक मैरीन प्लांट होते हैं जिनको खाने के लिए भी यूज किया जाता है। कई बार मछली वगैरह जो भी जीव जंतु ओशन के अंदर पाए जाते हैं वो इनको खाने के लिए यूज करते हैं। पर लेकिन यहां पर इनके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। जब यहां पर केमिकल रिएक्शन होती है तो आप लोगों को कुछ ऐसी ब्लू लाइट यहां पर ये निकालते हुए नजर आएंगे, और ये सारे यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी कि एक सेल इनके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बायोल्यूमिनेसेंस जो होता है ये एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है जब कोई इस तरीके का ऑर्गेनिज्म जो है वो लाइट प्रोड्यूस करता है यहां पर। तो इस तरह कोई एनिमल, प्लांट, फंगी या बैक्टीरिया जो है वो यहां पर बायोल्यूमिनेसेंस की जो यहां पर ये कैरेक्टरिस्टिक है, यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, और देखने में बड़ा प्यारा लगता है, ये मनमोहक लगेगा आप लोगों को जब इसके बारे में कोई इसको आसपास में देखेगा। अच्छा, महाराष्ट्र से जो यहां पर ये वीडियो देख रहे हैं, क्या कोई ऐसा फैमिली मेंबर है यहां पर महाराष्ट्र से जिसने कभी इस तरीके का नजारा महाराष्ट्र के अंदर देखा है? अगर हां तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। महाराष्ट्र हमारी कंट्री में यहां पर एक राज्य आप लोगों को वेस्टर्न घाट के साइड में देखने को मिलेगा, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा के साथ में अपना बॉर्डर टच करता है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। यहां पर बात की जा रही है मेघालय के बारे में। मेघालय और यहां पर जो अभी हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा मिलकर वर्ल्ड बैंक के साथ में यहां पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो 120 मिलियन रुपए देगा। किसके लिए? ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो मेघालय में दुरुस्त करने के लिए। तो मेघालय हमारी कंट्री का एक ऐसा राज्य है जो ओनली हमारी कंट्री के एक ही राज्य को टच करता है, जिसका नाम है आसाम, और दूसरा हमारी कंट्री का एक राज्य हो गया आसाम, और दूसरा इसको एक ही कंट्री टच करती है इंटरनेशनल लेवल पे, वो है बांग्लादेश। यानी कि आसाम और बांग्लादेश के बीच में एक सैंडविच है मेघालय, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाए तो आप लोग कई बार क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ऐसा एक और राज्य का नाम आप लोग बताइए जो हमारी कंट्री में ओनली एक ही राज्य को टच करता है। ऐसे एक और राज्य है कोई ऐसा? अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ध्यान से देखने में मिल जाएगा। यानी कि जैसे मेघालय है ओनली आसाम को टच करता है, एक और ऐसा राज्य है जो कि ओनली एक राज्य को टच करता है। ये क्वेश्चन है, आप लोग मैप निहारिए जाकर इंडिया का,
ध्यान से देखोगे तो मिलेगा जरूर, इसके बात की गारंटी देता हूं, ठीक है। आगे चलते हैं, बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो कि किसके अंडर में आती है, प्रकाश जावड़ेकर साहब के अंडर में आती है। इनके द्वारा रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। पोर्टल क्या होता है, एक तरीके की वेबसाइट। अगर आप लोगों से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ ले कि क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर, तो ये एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है, जो कि प्रकाश जावड़ेकर साहब के अंडर में आती है। तो इसके द्वारा जो भी डिफरेंट जो क्लाइमेट इनिशिएटिव लिए गए हैं वो सारे यहाँ पर एक जगह इकट्ठे किए जाएंगे और उनको अपडेट किया जाएगा जिस तरीके से चीजें आगे लेकर चलनी है। क्योंकि आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो लगभग अगर देखिए आप लोग 2015 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी पेरिस के अंदर, इसको पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट भी आप लोग बोलते हैं, तो वहां से लेकर अब तक हम लोग कहां पर आकर पहुंच गए हैं, कितनी चीजों को हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं, तो उसके बारे में बात की जाती है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी हमारी कंट्री में देखने को मिलता है, जिसमें ये बोला जाता है कि पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है उनको लगभग यहां पर 20 से 30% तक कम करना है 2024 तक। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का जो टारगेट है वो कब तक है यहां पर इसको कम करने का, तो 2024 तक का है। बेस ईयर के यहां पर 2017 है, यानी कि 2017 को बेस ईयर रखते हुए इनके द्वारा बोला गया 20 से 30% यहां पर रिड्यूस करेंगे ये जो पोल्यूटेड यहां पर जो पार्टिकुलेट मैटर 10 और 2.5 होते हैं, जिससे कई सारी बीमारी भी फैलती हुई नजर आती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है और शायद आप लोगों ने कुछ ने सुनी भी होगी और कुछ ने नहीं सुनी होगी, तो जिसने नहीं सुनी है वो बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिसने सुनी है वो भी ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है यहां पर MARCOS, तो मार्कोस। आप लोगों से पूछे मार्कोस है क्या, तो आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग क्या जवाब दोगे, तो असली जवाब है इसका, अगर सही जवाब आप लोग देखोगे, इसको बोलते हैं मैरीन कमांडो फोर्स, MCF के नाम से इनको जाना जाता है। ये किसके साथ में यूनाइट है यहां पर, तो इंडियन नेवी का पार्ट है यहां पर, ये स्पेशल फोर्स यूनिट है इंडियन नेवी की। तो ये जो मार्कोस कमांडो है यहां पर, ये अभी रिसेंटली जो ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में इनको डिप्लॉय किया गया यहां पर इंडियन आर्मी के साथ में। ये जो मार्कोस कमांडो है यहां पर इंडियन आर्मी के साथ में इसलिए डिप्लॉय किए गए क्योंकि चाइना की जो साइड से हमारी जो कंट्री में काफी सारी अभी हस्तक्षेप किए गए, काफी सारा इंटरफेयर किया गया। ये यहां पर पैंगोंग सो लेक जो है यहां पर इसके ऊपर, जिसके चलते काफी ज्यादा न्यूज में था। तो अगर कल को कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो ये कमांडो जो है ये ऑपरेशन यहां पर चलाते हैं, द फ्यू द फियरलेस, तो ये इसका मोटो है यहां पर, और ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चलाते हैं। 1987 में इसका गठन किया गया था। एनिवर्सरी जो आप लोगों को देखने को मिलती है 14 फरवरी, और विशाखापत्तनम में इसका हेडक्वार्टर है। अभी कंडीशन जो देखने को मिली थी यहां पर, ये आप लोगों को पता है यहां पर, ये याद रखिएगा, ये है हमारी कंट्री वाला रीजन। तो पेंगोंग सो जो लेक आप लोग यहां पर एग्जैक्टली देख सकते हैं, इस पर यहां पर इंडिया और चाइना के बीच में झड़प थी। अगर इंडिया और आप लोग बात करेंगे यहां पर पाकिस्तान के बीच में, तो लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं LOC, और इंडिया और चाइना के बीच में LAC होती है, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। तो ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाली साइड में आप लोगों को ये दुर्घटनाएं अभी देखने को मिली। सियाचिन ग्लेशियर अगर आप लोगों से कोई पूछे तो ये भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि है तो इंडिया के कंट्रोल में, पर पाकिस्तान बोलता है ये मेरा रीजन है। अक्साई चीन वाला रीजन जो है यहां पर, ये चाइना के पास में 1962 की वॉर के बाद में इसके द्वारा कंट्रोल किया गया था। यहां पर जो ये साइड वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, ये बेसिकली जो रीजन था यहां पर, ये था पाकिस्तान के पास में, तो इसने चाइना को गिफ्ट कर दिया ये रीजन। और ये गिलगित बल्तिस्तान जो है ये पाकिस्तान के अंडर रीजन है, जिसको पाक ऑक्युपाइड एरिया बोलते हैं हम आज की डेट में। तो ये इसके बारे में एक मोटा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ये जो गठन किया गया था 1987 में, मैंने आप लोगों को बता दिया। तो सारे जो भी तरीके के ऑपरेशन होते हैं, जैसे अगर पानी के अंदर कोई ऑपरेशन है, हवा में कोई ऑपरेशन है, जमीन के अंदर कोई ऑपरेशन है, तो सब जगह ये ऑपरेशन करते हैं। एंटी टेररिज्म एक्टिविटी अगर कहीं देखने को मिलती, जो टेररिज्म एक्टिविटी कहीं देखने को मिलती है, तो उसको रोकने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज है यहां पर, ये बात की जा रही है नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा अंगदान महादान, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। अगर बॉडी का कोई भी पार्ट अगर इंसान जो है दान करता है, तो इंसान के जाने के बाद भी इस पृथ्वी पे से उसकी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट जो है वो जिंदा रहता है, वरना खाक में मिल जाता है। तो नेशनल ऑर्गन एंड जो टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको NOTTO के नाम से जाना जाता है, तो हमारी कंट्री में काफी इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये रिसेंटली यहां पर अभी न्यूज में किस लिए जानेंगे इसके बारे में। ये बेसिकली प्रमोशन करती है कि हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो ऑर्गन डोनेट करें। ब्लड डोनेशन का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा, पर लेकिन ऑर्गन डोनेशन हमारी कंट्री में काफी कम है। पर लेकिन अगर साउथ इंडिया में आप लोग जाएंगे तो काफी अच्छा खासा ऑर्गन डोनेशन देखने को मिलता है। तो छठी बार लगातार जो तमिलनाडु है उसने हमारी कंट्री में ऑर्गन डोनेशन में सबसे टॉप स्थान पाया, यानी कि हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा अगर ऑर्गन डोनेशन किसी राज्य में देखने को मिलता है तो वो देखने को मिलता है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु जो है वो केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के साथ में बॉर्डर टच करता है। चेन्नई जो है यहां पर आप लोग इसकी कैपिटल देख सकते हैं, पुदुचेरी और इसी के साथ में कराईकल पुदुचेरी, दो पुदुचेरी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आप लोग यहां पर इसके अंदर देखने को मिलेगा। एक है आंध्र प्रदेश के अंदर, इसको एनम बोलते हैं, और यहां पर चौथा है
ये केरला के अंदर जिसको आप लोग मेहे बोलते हैं। तो ये इसके चलते यहां पर जो बात की जा रही है कि ट्रांसप्लांट जो यहां पर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन अमेंडमेंट जो एक्ट था 2011 का, उसके हिसाब से जो एक्टिविटी ली जाती है यहां पर कि किस तरीके से ऑर्गन डोनेशन करने हैं। तो अभी हमारी कंट्री में आज की डेट में बहुत सारे ऑर्गन की जरूरत है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे ऑर्गन की जरूरत है, पर लेकिन इतना डोनेशन देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की बात की जाती है। ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया जो रेगुलेट किया जाता है तो ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट है 1994 का। तो ये याद रखिएगा 1994 का जो एक्ट है इसके हिसाब से हमारी कंट्री में ऑर्गन डोनेशन का पूरा काम किया जाता है। तो मुझे लगता है ब्लड तो शायद आप लोगों ने सबने डोनेट किया है। क्या किसी ने कोई अपनी बॉडी का कोई पार्ट भी डोनेट किया है कि हाँ अपनी जो अब जब जिंदगी पूरी हो जाएगी उसके बाद में ये जो पार्ट है किसी को दान कर दी जाए, ऐसा किसी ने किया है? कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जिसने कोई भी अपनी बॉडी का पार्ट डोनेट किया है, इनके अंग दान किया है? या फिर कोई ऐसा भी मेंबर है जिसने आज तक ब्लड भी डोनेट नहीं किया है? बताइए तो जरा, कोई ऐसा मेंबर है जिसने अब तक ब्लड भी डोनेट नहीं किया है? अगर जिसने नहीं किया है वो नो लिखना और जिसने किया है वो यस लिखना, ठीक है। ब्लड डोनेट आप लोग कर सकते हैं हर 6 महीने में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो आप लोगों की बॉडी जो है और अच्छी रहेगी, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, आप लोगों की स्किन के जो कई सारे रोग जो है वो खत्म होते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। तो ब्लड डोनेशन काफी अच्छा होता है। ओके, बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के बारे में। इसके द्वारा जो कि नितिन गडकरी जी के अंडर में है, इसके द्वारा ये बोला गया कि 2 व्हीलर के ऊपर जो हेलमेट लगाया जाता है, आप लोगों ने देखा हो कई बार कि कहीं भी रोड साइड से हेलमेट ले लिया 100-200 रुपए का, पर लेकिन उसकी क्वालिटी आप लोगों का सर बचाने लायक नहीं रहती है। जरा सी देर में पहले आप लोगों का हेलमेट सबसे पहले टूटेगा और तुरंत सर फूटेगा। तो इसलिए यहां पर जो हेलमेट इन इंडिया के नाम पर यहां पर बात की जा रही है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS सर्टिफाइड जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू यहां पर हेलमेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि सही हेलमेट होंगे, जो रिक्वायर्ड हेलमेट है। अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई ऐसी दिक्कत पड़ती है, कोई ना चोट लगती है, तो एक तरीके से ऐसी कोई सिचुएशन न बने जिसके चलते आप लोगों की कोई भी ऐसी, देखिए सर में जो है सबसे खतरनाक चोट लगती है, तो उसको रोकने की कोशिश यहां पर की जाएगी। तो यूनियन जो मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके द्वारा यहां पर जिसके अंडर यहां पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड आता है, मोबाइल ऐप BIS केयर, ये यहां पर बेसिकली फोकस देकर चलेगा कि कैसे स्टैंडर्ड यहां पर रखना है, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल कैसे करनी है उसके ऊपर फोकस इनके द्वारा दिया जाता है। तो इसी के चलते स्टैंडर्ड भी बनाते हैं यहां पर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, ताकि हमारी कंट्री में कोई भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी रहे, कम से कम अगर कोई यूज उसको कर रहा है तो, ठीक है। तो 2 मिनिस्ट्री हो गई यहां पर, ये है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर और ऊपर हम लोगों ने देखी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है। तो इसके बारे में ये न्यूज है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे के बारे में। तो 2 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है और यहां पर जो 2 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। 2 दिसंबर जो है यहां पर ये यादगार भी है यहां पर, जो भोपाल गैस त्रासदी देखने को मिली थी। भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर एक मूवी बनी हुई है, शायद आप लोगों ने देखी होगी, अगर जिस किसी ने नहीं देखी है वो जरूर देखेगा। बड़ा ही खतरनाक ये एक माहौल बना था जो मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल है, और इसको भोपाल डिजास्टर के नाम से भी आप लोग जानते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर देखते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर है यहां पर ये। तो ये 1984 की बात है, 2 और 3 दिसंबर की नाइट में जब यहां पर ये दुर्घटना देखने को मिली। मिथाइल आइसोसाइनाइड बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का प्लांट था जिसमें से मिथाइल आइसोसाइनाइड निकली, और वहां पर आसपास वाले जो लोग हैं उनकी सबकी ये यहां पर एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि सांस घुट घुट कर उनकी जान चली गई जिसकी बॉडी में यहां पर ये गैस एंटर करी। तो इसके बारे में ये कई बार आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात करें इंटरनेशनल डे फॉर अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि जो स्लेवरी होती है, स्लेवरी के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मेरे दिमाग में तुरंत ये पिक्चर आती है। आप लोगों ने देखी होगी यहां पर पद्मावत मूवी। तो पद्मावत मूवी में जो काफुर था यहां पर ये इसका स्लेव था। बोलता काफुर मेरे लिए क्या कर सकते हो, ये कहता है हुक्म दो आका। तो तुरंत इसे बोलता है कि इनकी जान ले लो, तो तुरंत उनकी गर्दन काटकर फेंक देता है जरा सी देर में। तो फिर उस टाइम पर इसे खुशी देखी होगी आप लोगों ने कि क्या खुशी रहती है यहां पर खिलजी साहब की। तो वही यहां पर ये क्या हो गया, स्लेव हो गया, यानी कि एक तरीके से प्रॉपर्टी हो गया। ये एक तरीके से इसी के अंडर रहेगा, कोई सैलरी नहीं लेगा, बस खाना खाएगा। एक तरीके से जैसे जानवर नहीं होते घर में, तो उसको तरीके से आप लोगों की प्रॉपर्टी होती है, आप लोग खरीद कर लेकर आते हैं, ऐसे ही स्लेव होता है। तो स्लेवरी जो है मॉडर्न टाइम में इसको खत्म करने की बात की जाती है। तो इरेडिकेट जो भी यहां पर स्लेवरी है वो खत्म करनी है। ये खासकर अगर ट्रैफिकिंग की बात करें, पर्सन को खरीदा और बेचा जाता है, सेक्स स्लेव बनाया जाता है वुमेन को, कई बार आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। चाइल्ड लेबर कराई जाती है, फोर्स मैरिज की जाती है, ये सारी स्लेवरी की कैटेगरी में बेसिकली काउंट की जाती है। इसी को खत्म करने की बात की जाती है मॉडर्न वर्ल्ड से। इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहां पर बात करेंगे OIC के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा OIC तो यहां पर ये OIC जो है यहां पर इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां भी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, जहां पर ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी पाई जाती है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ये बोलती है कि वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी की जो बेसिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर कि वहां पर शांति बनाए रखने का काम ये करेंगे। इसका भी 47वां सेशन यहां पर देखने को मिला। इसको जो बनाया गया था, इसको 1969 में इसका गठन किया गया था। 47वां सेशन इसका अभी देखने को मिला, जहां पर फॉरेन मिनिस्टर मिले। कहां पर मिले, यहां पर ये नाइजर के अंदर यहां पर ये देखने को मिला। इस कॉन्फ्रेंस में यहां पर हमारी कंट्री के ऊपर कमेंट किया गया जम्मू एंड कश्मीर को लेकर।
बेसिकली मिले कहां पर, तो आप लोग देखते हैं ये है अपनी प्यारी कंट्री, तो ये है हमारा गोला जैसे आप लोगों ने आमिर खान की मूवी देखी ना हमारा गोला, तो ये हमारे गोले पर आप लोगों को, अगर आप लोग नाइजर देखेंगे, नाइजर और नाइजीरिया दोनों में डिफरेंस करना है आप लोगों को। नाइजर है यहां पर ये कंट्री और इसके नीचे है नाइजीरिया, तो हम लोग नाइजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो बात की जा रही है ये है यहां पर नाइमे, ठीक है। तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो यहां पर इनका सेशन हुआ, तो इस कॉन्फ्रेंस में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इनके द्वारा रेफरेंस लिया गया और यहां पर कई सारी और बातें की गई। यूनाइटेड नेशन के बाद में ये माना जाता है कि ये सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर 57 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 1969 में इसका गठन किया गया था 25 सितंबर को। ऑब्जेक्टिव मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि इसका ये रहता है कि किस तरीके से इसके द्वारा जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां जहां पर भी एक तरीके से मुस्लिम डोमिनेटेड जो एरिया है वहां पर कैसे शांति बनाकर रखनी है ताकि इंटरनेशनल पीस और हार्मनी जो है उसको सपोर्ट किया जा सके। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे लिए सबसे जो बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है वो ये है कि यहां पर मैक्सिमम जो है ये पाकिस्तान का भी काफी अच्छा खासा दबदबा चलता है, तो इसके चलते हमारी कंट्री के खिलाफ कई सारी बातें यहां पर की जाती है, ठीक है। तो यहां पर ये अभी इसका सेशन देखने को मिला। वैसे अगर इसकी समिट की बात करें तो इसकी समिट जो आप लोगों को, चलिए आप लोग बताइए इसका क्वेश्चन का, लास्ट टाइम इसकी समिट कहां पर हुई थी, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो खासकर रेगुलर वीडियो देखते हैं वो तो कम से कम आंसर देना ही देना है, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए। थोड़ा सा अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं को फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो इसलिए मैंने बोला है कि कॉपी और पेन लेकर आप लोगों को बैठना है। अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं तो थोड़ा सा काम आप लोगों का ये भी है कि आप लोगों को सर्च कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों की भी एक आदत बनी चीजों को सर्च करने की। और एक बार आप लोगों ने आदत डेवलप कर ली तो आप लोग खुद भी उस आदत में पड़ जाएंगे, कभी आप लोग माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, तुरंत उसको क्लियर करेंगे। किसी भी मैप बेस्ड क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से पूछा जाए तो तुरंत जाकर मैप में देखो ताकि आप लोगों के माइंड में डाउट न रहे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में बात की जा रही है। इसके जो फर्स्ट टाइम यहां पर एक वुमेन हेड बनी इसके यहां पर इलेक्ट की गई, जिनका नाम है बीबी जागीर कौर, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा आप लोग, यहां पर बीबी जागीर कौर जो है यहां पर ये फर्स्ट वुमेन इलेक्ट की गई SGPC की, यानी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो यहां पर मोर देन 20 ईयर अगर बात करें, यहां पर एक नया यहां पर अगर बात करें, यहां पर प्रेसिडेंट यहां पर अगर बात करें फर्स्ट टाइम कोई मूवमेंट बनी है यहां पर मोर देन 20 ईयर एगो, यहां पर एक कमबैक किया गया, एक इलेक्टेड किया गया यहां पर एक न्यू प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहां पर जो SGPC है यहां पर ये एडमिनिस्टर करते हैं यहां पर दरबार साहिब इन अमृतसर में, और इसी के साथ में यहां पर जो चीफ मिनिस्टर रहते हैं पंजाब के वो यहां पर बेसिकली गवर्न करते हैं इनको, उनके अंडर में यहां पर ये रहता है। नॉर्मली 3 राज्य में काम करता है। अगर आप लोगों से कोई पूछे SGPC के बारे में, यानी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, तो ये पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए काम करते हैं, और यूनियन टेरिटरी कौन सी है, चंडीगढ़ के लिए यहां पर काम करते हैं। तो आज की डेट में जो यहां पर इसके प्रेसिडेंट है उनका नाम याद रखिएगा, बीबी जागीर कौर। तो ये आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके के बन जाते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ये वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड, यानी कि जो विकलांग, यानी कि हमारी कंट्री में जिनको दिव्यांगन बोला जाता है उनके बारे में डे है, और 3 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये यहां पर बेसिकली वर्ल्ड लेवल की हम लोग बात करें, यहां पर इसको इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी यानी कि IDPWD के नाम से भी आप लोग इसको जानते हैं। अब की बार की जो थीम है यहां पर बात की जा रही है बिल्डिंग बैक बेटर, यानी कि जो अभी कोविड-19 के द्वारा त्रासदी फैलाई गई है, जिसके चलते यहां पर जो भी अभी रिसेंटली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो यहां पर जो भी डिसेबिलिटी है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, उनको यहां पर साथ में लेकर चलना है। एक्सेसिबल होना चाहिए और सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी कि सबको सारी चीजें मिले और सस्टेनेबल तरीके से यहां पर काम करना है। यानी कि वही कहते हैं कि एक तरह सबका साथ सबका विकास। अपने तरीके से सस्टेनेबल की एक डेफिनेशन अगर आप लोग बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि आज की डेट में हम लोग को अपने रिसोर्सेज ऐसे यूटिलाइज करने हैं ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी हम लोग कुछ छोड़कर जा सके, ठीक है। तो ये इसकी अब की बार की थीम है। जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहां पर बात की जा रही है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में 2019 के बाद में आर्टिकल 370 को यहां पर बेसिकली ये एक तरीके से डिमोनेटाइज कर दिया, यानी कि डिमोनेटाइज का मतलब इसको ये पावर से हटा दिया इसको आर्टिकल 370 को। उसके बाद में यहां पर कई सारे चेंजेस देखने को मिले। तो अभी हम लोग बात करेंगे रोशनी एक्ट के बारे में। तो रोशनी एक्ट क्या था, बेसिकली यहां पर लैंड जो थी, लैंड को बेचा जाता था जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो इसके बाद में यहां पर जो लैंड वहां से जो बेची गई उससे यहां पर ये पैसे को यूज करते थे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो इसलिए इसका नाम रोशनी यानी कि लाइट एक्ट यहां पर इसका रखा गया। तो यहां पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट थी उसके द्वारा ओनरशिप दी गई कई सारी लैंड की स्टेट के अंदर, और कट ऑफ जो ईयर था यहां पर ये 1990s इसका यहां पर रखा गया, जो कि यहां पर उसके बेस पर ये पेमेंट में इनका डिसाइड किया गया। तो फॉर्मली इसको बोला जाता था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ द ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001।
रोशनी एक्ट जिसको बोला गया, रोशनी एक्ट बोला गया क्योंकि इससे बिजली बनाई जा रही थी। तो अभी रिसेंटली यहां पर जो भी इनको जिनको लैंड दी गई थी ये बोला गया इसके अंदर काफी सारे घपले देखने को मिले, तो यहां पर इसको इलीगल करार देते हुए यहां पर जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहां पर ये कई सारी ऐसी बातें बोली गई कि जिनको फायदा मिलना चाहिए था उनको फायदा नहीं मिला। तो जिनके ओनरशिप थे यहां पर अनऑथराइज जिनको जमीन दे रखी थी वो सारी अनऑथराइज जो जमीन थी वो वापस लेने की बात की गई। तो इसी के चलते यहां पर ये एक्ट न्यूज में था जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस राज्य के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है इंडियन ऑयल के बारे में। इसके द्वारा लॉन्च किया गया है एक न्यू प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल जिसको ओक्टेन 100 का नाम दिया गया है। तो ये ओक्टेन 100 जो है एक नया अपग्रेडेड पेट्रोल का वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ब्रांडेड इसको नाम दिया गया यहां पर XP 100 का नाम, यानी कि पेट्रोल पंप पर अगर आप लोग जाएंगे तो XP 100 के नाम से प्रीमियम ग्रेडेड पेट्रोल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि हमारी कंट्री के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान साहब इनके द्वारा रिसेंटली अभी यहां पर इसको सारी जो कई सारी सिटीज हैं लगभग 10 सिटी जो है उसके अंदर इसको लॉन्च किया गया है। बेसिकली देखिए जो ओक्टेन पेट्रोल है यहां पर ये एक तो इंडिजिनस है, यानी कि काफी हमारी कंट्री के द्वारा जो इंडियन ऑयल रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके द्वारा बेसिकली इसको क्रिएट किया गया है। और इसको अगर यूज किया जाएगा तो ये काफी अच्छा रहेगा क्योंकि कई सारी जो एलीट कंट्री ऑफ ग्रुप है, यानी कि एक तरीके से कुछ ऐसी कंट्री है जो कि काफी अमीर कंट्री है, वहां पर इसको यूज किया जाता है। हाई क्वालिटी का ये ऑयल आप लोगों को देखने को मिलेगा। हाई क्वालिटी का रहेगा तो इंजन के लिए काफी अच्छा रहेगा, और इंजन के लिए काफी अच्छा रहेगा तो पोल्यूशन काफी कम होगा, उसके ऊपर भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो XP 100 अगर आप लोगों से कोई पूछे ये क्या है तो इंडिया का फर्स्ट ओक्टेन पेट्रोल है यहां पर, जो कि हमारी कंट्री के द्वारा ये बनाया गया है। और किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है जो कि धर्मेंद्र प्रधान साहब के अंडर में उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप लोगों से अगर मैं पूछूं, अभी आप लोगों ने देखा हमारी कंट्री में जो कोरोना की जो कोरोना वायरस की जो दवाई है उनके बारे में अगर बात करें तो वैक्सीन, मेडिसिन या फिर कोई भी ऐसा डायग्नोसिस टेस्ट या मेडिकल डिवाइस इनका जो अप्रूवल दिया जाता है वो किसके द्वारा यहां पर दिया जाता है। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग क्या बोलोगे। तो आप लोगों के सामने यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं CDSCO। तो CDS जो नॉर्मली होता है ना और फिर CO हो गया, इसका इस तरीके से नाम याद रखिएगा। तो ये बेसिकली फुल फॉर्म क्या है इसकी है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये होती है CDSO। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में, ये बेसिकली हमारी कंट्री में इंडिया की एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि फार्मास्यूटिकल या फिर मेडिकल जो डिवाइस है उनको रेगुलेट करने का यहां पर हमारी कंट्री के अंदर ये काम करती है। तो इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये इंडिया के अंदर लोकेटेड है, न्यू दिल्ली के अंदर में, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। तो फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है, हेल्थ के बारे में बात की जा रही है। तो ये हमारी कंट्री में रेगुलेटरी से जो रिलेटेड प्रोविजन है दवाई के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो यहां से अप्रूवल निकल कर आता है। ठीक है, तो आप लोगों को कई सारी दवाई जो अभी दी जा रही है कोविड-19 के लिए, तो ये यहां से निकल कर आते हैं, इनका अप्रूवल जो कई सारे इमरजेंसी जो अप्रूवल दिए गए हैं। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। डायरेक्ट अगर माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, और माइंड में कंफ्यूजन रहेगा तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो इसलिए कंफ्यूजन कभी भी हो तो उसको तुरंत क्लियर करके आगे बढ़ना है। यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के बारे में अगर बात करें, इनके द्वारा नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, ट्रांसजेंडर कौन से होते हैं, जो किन्नर हिजरा जिनको आप लोग बोलते हैं, उन पर्सन के लिए यहां पर बेसिकली काम करने की बात की जा रही है। उनको जो सर्टिफिकेट है, आइडेंटिटी कार्ड जो है, अगर आप लोग मेल है फीमेल है तो एक तरीके से आप लोग की वो आइडेंटिटी होगी। अगर ट्रांसजेंडर है तो उसको लिए सेल्फ जो सर्टिफाइड करना पड़ेगा कि हाँ मैं ट्रांसजेंडर हूं, कोई चेक नहीं करेगा उसको भी ट्रांसजेंडर है या नहीं है। ठीक है, तो उसके चलते यहां पर ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट एक्ट आया हमारी कंट्री में 2019, तो उसके चलते सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का काम किया गया। इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये केस का नाम आप लोग याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, इसको बोलते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है यहां पर ये। तो ये जो केस था, इस केस में यहां पर हमारी कंट्री में थर्ड जेंडर बन गया। पहले फॉर्म अगर आप लोग भरते थे उसमें मेल हुआ करता था, फीमेल हुआ करता था, अब वहां पर अदर या फिर टी यानी कि ट्रांसजेंडर वगैरह भी आप लोगों को देखने को वहां पर मिलते हैं, जिसके चलते उनको भी फंडामेंटल राइट दिया गया। यहां पर हमारे संविधान में जब आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बारे में आप लोग बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट रखे गए हैं पार्ट 3 में, तो इनको भी फंडामेंटल राइट दिया गया, क्योंकि ये बोला गया कि यार ये इंसान जो है तो इंसानी ना, नेचुरली ऐसे पैदा हुए हैं, इसमें इनकी क्या गलती है, तो हम लोग इनके राइट के बारे में क्यों बात नहीं करते हैं। तो इसके चलते यहां पर इनको थर्ड जेंडर बनाया गया। तो थर्ड जेंडर किससे बनाया गया, तो नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक्ट था, जो सॉरी केस था सुप्रीम कोर्ट का, जिसके चलते थर्ड जेंडर यहां पर सामने निकल कर आया। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है किसी भी तरीके से। कई सारी ऐसी न्यूज भी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो डायरेक्ट छोटी छोटी न्यूज हैं, उनके बारे में बस कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। जैसे चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन अभी हमारी कंट्री में सेट किया गया, कहां पर और किसके अंडर इसको सेट किया गया, तो नेशनल जो कमिश्नर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो उसके चलते पुणे यानी कि महाराष्ट्र के अंदर इसको सेट किया गया। चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन जो है यहाँ पर अगर कोई क्राइम होता है बच्चों के खिलाफ, जुवेनाइल के खिलाफ, उसको रोकने के यहाँ पर काम करेगा। तो ये पुणे के बारे में बात की जा रही है। ठीक है,
नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर बे ऑफ बंगाल के बारे में। तो डीप डिप्रेशन यहां पर देखने को मिलते हैं। तो डीप डिप्रेशन किसको बोलते हैं, साइक्लोन किसको बोलते हैं, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा और यहां पर किसके द्वारा ये सारी चीजें आइडेंटिफाई की जाती है वो भी हम लोग बात करेंगे। अभी यहां पर बात करेंगे साइक्लोनिक जो स्टॉर्म जिसका नाम था बोरवी, ठीक है। तो कहां पर था, ये था बे ऑफ बंगाल के अंदर में। इसी के चलते इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसको आप लोग आईएमडी बोलते हैं, ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में ऐसे तमिलनाडु केरला के पास में आप लोगों को साइक्लोन नाइवर भी आप लोगों को देखने को मिला। तो कई सारे ऐसे साइक्लोन थे पास्ट में, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। पहले तो आप लोग ये देखिए, कहीं पर साइक्लोन बोलते हैं, कहीं पर हुरिकेन बोलते हैं, कहीं पर टाइफोन बोलते हैं और कहीं पर इसको विली विली के नाम से जाना जाता है। ये सारा एक ही तरीके की प्रक्रिया है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे घर में आप लोगों का नाम कुछ और होगा, आप लोग अगर डॉक्यूमेंट में देखें कुछ और होगा, यार दोस्त किसी और नाम से बुलाते होंगे। तो इसी तरीके से पर्सन तो आप एक ही है ना, उसी तरीके से यहां पर अगर जापान वाले रीजन में जाएंगे साइक्लोन को टाइफून बोलते हैं। अगर इंडियन ओशन के अंदर आएंगे तो इनको साइक्लोन बोलते हैं। अगर आप लोग इस नॉर्थ अमेरिका के अंदर जाएंगे और सेंट्रल जो अमेरिका है इसके अंदर, तो इसको हुरिकेन के नाम से जाना जाता है। लोकल एरिया में अगर देखेंगे साइक्लोन के बारे में आप लोग ऑस्ट्रेलिया में, इसको विली विली के नाम से जाना जाता है ये साइक्लोन ही। अगर बात करें यहां पर हमारी कंट्री के अंदर आप लोग देखेगा तो आईएमडी के बारे में अगर आप लोगों से बात की जाए तो आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है। 1875 में इसका गठन किया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारी कंट्री के अंदर में। आप किस किस बेस पर इनको बोलोगे कि ये साइक्लोन है, सुपर साइक्लोन है, या फिर डिप्रेशन है, या फिर डीप डिप्रेशन है, तो वो होती है इनकी स्पीड। इनकी स्पीड कैसी है, अगर 31 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर यहां पर हवाएं चल रही हैं तो ये डिप्रेशन है। अगर 51 से लेकर 62 हो गया तो ये डीप डिप्रेशन हो गया। साइक्लोनिक स्टॉर्म हो गया अगर 63 से लेकर 88 हो गया। इसी के साथ में सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो गया अगर 89 से लेकर 117 हो गया। इसी के साथ में वेरी सीवियर साइक्लोन हो गया अगर 118 से लेकर 165 हो गया। इसी के साथ में एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन हो गया अगर 166 से लेकर 220 किलोमीटर पर आवर हो गया। और सुपर साइक्लोन बोलेंगे आप लोग जब 221 किलोमीटर पर आवर से ऊपर ये चला जाता है। तो ये एवरेज स्पीड निकाली जाती है 3 मिनट की। उसके बीच में देखते हैं कि क्या यहां पर कंडीशन है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे इसके बारे में, मैच करने के लिए भी आ जाए, तो रटना नहीं है इसको। बेसिकली आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए कोई चीज अगर आप लोग को याद करनी होती है ना, तो कुछ दिन उसको अपनी स्क्रीन जो होती है मोबाइल की या फिर लैपटॉप की उस पर लगा लीजिए, या फिर उसका A4 साइज शीट लगाकर आप लोग उसको अपने बाथरूम के सामने या फिर अपनी किचन के सामने जहां पर आप लोग रेगुलर जाते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं, उस पर आप लोग लगाइए। वो चीजें आप लोग को याद हो जाएगी। रटनी नहीं है, कई बार देख डालो उसको ताकि चीजें आप लोग के याद हो जाए, ठीक है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है, साइंटिस्ट है यहां पर अगरकर जो कि यहां पर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कहां पर, पुणे के अंदर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं कई बार। जेब्रा फिश के बारे में बात की जा रही है, इनके द्वारा रिसर्च की गई जेब्रा फिश। तो जेब्रा फिश में यहां पर ये पता चला कि ये अपना हार्ट जो है वो रीजनरेट कर लेती है। अगर किसको कोई बीमारी हो जाती है इनके दिल में, तो अपने दिल को फिर से ये रीजनरेट कर लेती है जेब्रा फिश। तो यहां पर ये जो जेब्रा फिश है इनके बारे में बात की जा रही है, ये अपने हार्ट, अपने दिल को रीजनरेट कर लेती हैं। तो इसलिए इनको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जो रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये इस तरीके की जो मछलियां पाई जाती हैं, और इंडो गैंगेटिक प्लेन में भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक्वेरियम जो फिश होती है, पॉपुलरली एक्वेरियम फिश होती है, फ्रीक्वेंटली इनको जो यहां पर डायनो के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो ये वो फिश है जिनके ऊपर स्टडी की गई और अभी ये इस बात के बारे में पता चला, ठीक है। तो ये है कुछ बातें। बाकी साइक्लोन के बारे में आप लोगों को बताया। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं भूकंप के बारे में। हमारी कंट्री में जो भूकंप के बारे में अगर आप लोग देखेगा तो अलग अलग रीजन में इनको डिवाइड किया गया है। जो सेकंड जोन वाला है, कौन सा थर्ड जोन वाला है, कौन सा फोर्थ जोन वाला है, कौन सा 5 जोन वाला है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो दिल्ली यानी कि अपनी कैपिटल है, यहां पर ये 4th जोन में आती है। इनके भूकंप प्रोन एरिया है, काफी ज्यादा भूकंप आने के चांसेस आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में यहां पर जहां येलो वाला रीजन है, यहां पर ये 3rd जोन में आता है, ठीक है। जो 4th जोन में आता है ये आप लोग को देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा जो केसरिया रंग टाइप का यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो जोन रेड जोन है 5 जोन का, काफी ज्यादा भूकंप जहां देखने को मिलते हैं, इसको रेड जोन बोलते हैं। तो ये जोन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर कुछ लिखने के लिए आता है तो अगर आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में क्या क्या लोकेशन किस जोन में आती है, तो और अच्छे तरीके से आप लोग उस आंसर को लिख पाएंगे, ठीक है। एक और बात, अगर इसको पर्टिकुलर मैप को देखकर आप लोग बोले कि आप लोगों का जो एरिया है, जिस एरिया में आप लोग रहते हैं, आप लोगों का एरिया कौन से जोन में आता है, तो क्या आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां पर आप लोग रहते हैं। चलिए, आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, गांव के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, आप अपना स्टेट आइडेंटिफाई कीजिए कि आप लोगों का स्टेट जो है वो कौन कौन से जोन में आता है। ऐसे आप लोगों से इंटरव्यू भी कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, क्या पूछे गए भी हैं, ठीक है। कम से कम इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन से जोन में आप लोगों का राज्य आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है अटॉर्नी जनरल साहब के बारे में। तो अटॉर्नी जनरल इंडिया के वेणुगोपाल, इनके द्वारा यहां पर अभी ये थी यहां पर जिनका नाम था रिचिता तनेजा, ठीक है। तो यहां पर अभी कंडीशन क्या देखने को मिली, कंडीशन ये देखने को मिली यहां पर इनके ऊपर जो बेसिकली जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया गया। तो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया गया वो जो इनिशिएट किया गया यहां पर के वेणुगोपाल के द्वारा यहां पर कि हाँ इस तरीके से यहां पर इनके खिलाफ ये इस तरीके की चीजें होनी चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा ट्वीट किया गया जिसमें इनको लगा कि जुडिशरी की जो इमेज है वो खराब करने की कोशिश
कोशिश की जा रही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर, ये बेसिकली इनके हाथ में पावर होती है। ये अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें, हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो एडवोकेट जनरल ऑफ जो बेसिकली राज्य है उसके हाथ में पावर होती है। अगर कोई क्रिमिनल जो से रिलेटेड केस ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट का अगर कोई चार्ज ऐसा लगाना है तो ठीक है। बाकी थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग देख भी सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में एक ऐसी पोस्ट है जो कि संविधान के अंदर अगर आप लोग देखिएगा इसको तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में लिखा है आर्टिकल 76 के अंदर, यानी कि 76वां जो आर्टिकल है उसके अंदर इनके बारे में लिखा है। ये चीफ लीगल एडवाइजर इनको बोला जाता है, जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इसी के साथ में ये एक प्राइमरी लॉयर के तरीके से भी रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। प्रेसिडेंट के जो थंब के नीचे, इनके अंगूठे के नीचे रहते हैं एक तरीके से, इन्हीं के हिसाब से इनका काम चलता है, इसलिए कहते हैं कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के हिसाब से इनका काम चलता है। ये पर्सन जो है क्वालिफाइड होना चाहिए, अगर कोई इस पोस्ट पर जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन इनके पास में होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल जो है यहाँ पर ये इसके पास में हक है, ये किसी भी कोर्ट में जाकर बैठ सकता है ऑल इंडिया के अंदर में, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हर एक कोर्ट के अंदर ये जाकर बैठ सकते हैं। उसकी प्रोसीडिंग, ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में जाकर पार्टिसिपेट कर सकता है, पर लेकिन वोट नहीं डाल सकता। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आप लोगों से पूछे गए एग्जाम में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी है यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर, जो फंक्शन करती है यहाँ पर, ये याद रखिएगा कि दोज फंक्शन आर परफॉर्म्ड द लॉ मिनिस्ट्री, ठीक है। तो लॉ मिनिस्ट्री जो हमारी कंट्री की, उसके अंडर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में जो हमारी कंट्री में मोतीलाल सी सतलवाड़, ये हमारी कंट्री के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। इसी के साथ में यहां पर लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल भी आप लोग इनको बोल सकते हैं, 1950 से लेकर 1963 के अंदर में। अटॉर्नी जनरल जो है यहां पर एडिशनल आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर सोलिसिटर जनरल, और इसी के साथ में 4 एडिशनल सोलिसिटर जनरल यहां पर जो कि इनको असिस्ट करते हैं, यानी कि इनको सपोर्ट करते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। ये बेसिकली एक पॉलिटी का चैप्टर भी आप लोग, अगर आप लोगों ने पॉलिटी की वीडियो नहीं देखी है तो पॉलिटी की वीडियो जाकर देख सकते हैं। पूरी कंप्लीट पॉलिटी आप लोगों को पढ़ा रखी है, जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उसको बता रहा हूं, पूरी कंप्लीट पॉलिटी है, जाकर आप लोग देखते हैं, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा। पूरी लक्ष्मीकांत की किताब आप लोग यहां पर कवर की गई है, ठीक है। लेटेस्ट एडिशन भी आप लोगों को यहां पर कवर किया गया है, तो उनको आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ये थी इसके बारे में न्यूज, ओके। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर के बारे में। तो यहां पर अभी हमारी कंट्री में आदि महोत्सव, ये वर्चुअल एडिशन, क्योंकि आप लोगों को पता है कोविड-19 की वजह से सब कुछ ऑनलाइन सेलिब्रेट किया जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर यहां पर देखने को मिला 10 दिन का ये फेस्टिवल था यहां पर, जो कि दिसंबर 1 से स्टार्ट किया गया था और दिसंबर 10 तक यहां पर ये चला। ये जो बेसिकली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, मेन फोकस ये था कि मध्य प्रदेश के अंदर जो कल्चर है, ट्राइबल कल्चर जो है, यानी कि जो आदिवासी जो लोग हैं उनकी जो भी कल्चर है उसको दिखाया जा सके। और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये किसका इनिशिएटिव है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के साथ में मिलकर यहां पर बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मेन इंपॉर्टेंट बॉडी यहां पर ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, TRIFED, जिसको आप लोग बोलते हैं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग। याद रखिएगा, ट्राइबल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट भी मार्केट के अंदर बेचने हैं तो उसके चलते ये यहां पर उसके लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है। आदि महोत्सव जो है यहां पर ये स्पिरिट ऑफ द ट्राइबल कल्चर, जो उनका खाना पीना रहना सहना जो सारी चीजें हैं उसके बारे में बात करते हैं। और 2017 से, कब से, 2017 से इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि इसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज यहां पर निकल के आ रही है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट से। वर्ल्ड मलेरिया जो रिपोर्ट है यहां पर जब रिलीज की गई तो पूछा गया किसके द्वारा रिलीज की गई, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई, पहली इंपोर्टेंट बात। दूसरा, हमारी कंट्री में मलेरिया के केसेस बढ़े हैं या घटे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखना, मलेरिया के केसेस काफी ज्यादा डिक्लाइन हमारी कंट्री में हो रहे हैं। 2018 से 19 के बीच में आप लोग कंपेयर करेंगे तो 17.6 के करीब डिक्लाइन अभी देखने को मिला है। इंडिया जो है उसके द्वारा अचीव किया गया काफी अच्छा रिडक्शन, लगभग अगर आप लोग बात करें 83.34% जो मलेरिया मॉर्बिडिटी है, यानी कि कई सारी और बीमारी देखने को मिलती थी, और इसी के साथ में जो मोर्टिलिटी है वो, यानी कि जो जान जाती थी, वो यहां पर कम हो गई है। आज के डेट में हमारी कंट्री में मलेरिया की वजह से लोग काफी कम मरते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। 2000 से लेकर 2019 तक का यहां पर ये आप लोगों को इतनी सारी चीजें देखने को मिली। इसी के साथ में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ करते थे, तो उसके तहत भी यहां पर 50 से लेकर 75% का जो डिक्रीज देखने को मिला था 2000 से लेकर 2019 तक का। हालांकि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे वो 2019 तक नहीं थे। पहले एक बार समझिए, फिलहाल आज के दिन में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉलो कर रहे हैं, जिनको 2015 से स्टार्ट किया गया और 2030 तक यहां पर ये जाने वाले हैं। इन ये टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। और अगर हेल्थ के बारे में कोई बात करता है तो तीसरे नंबर पर हेल्थ आती है। कोरोना वायरस के बारे में कोई आप लोगों से बात करे ना तो तीसरे गोल में कोरोना वायरस आएगा, ये बोल देना आंख बंद करके, ठीक है।
तो यहां पर सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन इससे पहले क्या थे, इससे पहले थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें इरेडिकेट करना एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर को, ठीक है, अचीव करना यूनिवर्सल एजुकेशन के बारे में बात की जा रही थी। इसी के साथ में प्रमोट करना जेंडर इक्वलिटी और जो यहां पर एक तरीके से इंपावर करना वुमेन को, तो यहां पर बात की जा रही है। रिड्यूस करना यहां पर मोर्टेलिटी के बारे में बात की जा रही है। अगर बात करेंगे यहां पर HIV एड्स मलेरिया, तो छठा गोल हुआ करता था। अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में अगर बात करते हैं, मैटरनल हेल्थ के बारे में, प्रेग्नेंट वुमेन की हेल्थ के बारे में इंश्योर करना यहां पर एक तरीके से जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, ग्लोबल पार्टनरशिप करनी है डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारी बातें यहां पर टोटल मिलाकर 8 थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। पर लेकिन अब क्या कर दिया, अब इनको और एक्सटेंडेड वे में कर दिया। तो यहां पर जो गरीबी है पहले ही आगे, यहां पर एक तरीके से आप लोग देखते हैं गरीबी तो यहां भी था। इरेडिकेट करना एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर, तो पॉवर्टी और हंगर था वहां पर, यहां पर पॉवर्टी और हंगर को अलग अलग कर दिया। यहां पर एक पॉवर्टी बन गया, एक हंगर बन गया। तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं किया, इसी में से ये गोल निकाले गए हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अब थोड़ा सा डिटेल में एलोबरेट इनको कर दिया गया, तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो छठे गोल में था यहां पर, जब उसके बारे में आप लोग बात करते हैं। आज की डेट में अगर बीमारी के बारे में बात करेंगे तो ये गोल नंबर कौन सा है, ये तीसरा गोल नंबर है यहां पर, ये ठीक है, हेल्थ के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो। और तब कौन सा था, तब छठा था, ओके। ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन। बाकी बात करते हैं आईआईटी कानपुर के बारे में। आईआईटी कानपुर के द्वारा जो रिसर्च की गई है, यहां पर डमरूनुमा आकृति का यहां पर एक लेटेस्ट एप्लीकेशन यहां पर देखने को मिलता है, जिसके चलते जो सबमरीन होता है या फिर हाई स्पीड जो ट्रेन होती है, उसमें इस एप्लीकेशन को यूज किया जाएगा। तो अगर देखिए हमारी कंट्री में कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर ऐसा काम कर रहे हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं कि स्कीम है बेसिकली स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक रिसर्च एंड कोलैबोरेशन। यानी कि अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी एकेडमिक में होना स्टार्ट हो गया, तो बच्चे के अंदर एक ऐसी भावना जाएगी कि हाँ, बहुत अच्छे लेवल पर वो चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और हायर एजुकेशन में एक अच्छा लेवल हमारी कंट्री में देखने को मिलेगा। तो ये सारा अगर कोई काम ऐसा किया जाए, आप लोगों से पूछे कि SPARC यानी कि स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। पहली तो बात आप लोग ये याद रखना, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जो ये चीजें हैं, यहां पर अगर हाई स्पीड के बारे में बात करें, सबमरीन यानी कि पनडुब्बी के बारे में बात करें, हेलीकॉप्टर के बारे में बात करें, तो उसमें यहां पर जो फील्ड है बेसिकली ये वाइब्रेशन आइसोलेशन को दूर किया जाएगा, ताकि ऐसे जो हिलना डुलना ज्यादा होता है उसको कैसे रोकना है, तो उसका प्रयोग कर यहां पर जो डमरूनुमा आकृति इस सिस्टम को प्रयोग करके उसको एक शांत सिस्टम बनाने की कोशिश की जाएगी। तो ये किसका है यहां पर, ये आईआईटी कानपुर का है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। SPARC यहां पर ये बेसिकली ये भी किसके अंडर आता है, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जाता है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट यहां पर ये न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, खासकर जब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में। देखिए हमारी कंट्री में अगर आप लोग संविधान के अंदर जाएंगे तो फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 में रखे हुए हैं। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं। कई सारे आर्टिकल इतने ज्यादा न्यूज में रहते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। इसमें से आर्टिकल 19 है यहां पर एक, और आर्टिकल 21 है, ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आप लोगों को ये न्यूज में देखने को मिलेंगे। हम लोग यहां पर बात करें राइट टू मैरी, अगर किसी के साथ में आप लोगों को चॉइस है कि आप लोगों को शादी किसके साथ में करनी है, 18 साल से अगर ऊपर उम्र हो चुकी है लड़की की और 21 साल से ऊपर उम्र हो चुकी है लड़के की, तो ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपने आप जाकर चूज कर सकते हैं कि किसके साथ में उनको शादी करनी है। उनकी शादी को आप लोग नहीं रोक सकते कास्ट के बेस पर या फिर रिलीजन के बेस पर, यह बात बोली गई कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा। तो इस तरीके से अगर आप लोग बात करें तो जो फंडामेंटल राइट हो गया, राइट टू मैरी, टू अगर किसी पर्सन के साथ में शादी करनी है, तो ये केस भी था हमारी कंट्री में, इसको हादिया मैरिज केस के नाम से आप लोग जानते हैं। 2018 में ये केस निकल कर आया जिसमें बोला कि आप लोगों को फंडामेंटल राइट है कि आप लोग अपने पार्टनर को चूज कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो राइट टू जब लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात करते हैं तो यह आर्टिकल 21 हमारे संविधान के अंदर में, तो ये बात करता है यहां पर अगर राइट टू चूज पार्टनर की बात की जा रही है, राइट टू मैरी की बात की जा रही है, तो ये आप लोगों का पर्सनल प्राइवेट आप लोगों का राइट एक तरीके से हो जाता है। राइट टू प्राइवेसी केस पुत्तास्वामी केस आया 2017 में, तो वो भी आप लोग याद रखते हैं। राइट टू प्राइवेसी यहां से निकल कर आई, तो ये इसके अंदर आ गए यहां पर। तो कभी भी कंफ्यूजन आप लोगों को इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। जो मैंने आप लोगों से बताया अभी यहां पर राइट टू प्राइवेसी, इसको आधार केस भी आप लोग बोलते हैं, आधार केस के नाम से भी जाना जाता है 2017 में। तो आर्टिकल 21 के तहत यहां पर इसके बारे में भी आप लोगों से बात की जाती है। एक है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, इसमें डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया यहां पर होमोसेक्सुअलिटी यानी कि लेस्बियन, गे या फिर किसी भी तरीके से जो बाइसेक्सुअल जो कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलती है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, तो सेक्शन 377 यहां पर लगाया जाता था, तो यहां पर इसको स्ट्रिक डाउन कर दिया गया इंडियन पिनल कोड का। अब ये क्रिमिनल की कैटेगरी में नहीं आएगा, आप लोग इस तरीके की कैटेगरी में अगर कोई पर्सन यहां पर है तो उसको यहां पर कोई भी नहीं रोकेगा अब अपनी लाइफ को लीड करने से। तो कई सारे इंपॉर्टेंट केस हैं जो कि घुमा फिराकर आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो यहां पर अगर कोई ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो किसी के साथ में शादी करना चाहता है, तो कोई उसको यहां पर नहीं रोकेगा, ठीक है।
ये है यहां पर फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ के द्वारा अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये बेसिकली यहां पर लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसके द्वारा यहां पर अभी ये लिस्टेड किया गया बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और इसके द्वारा कोशिश की जा रही है कि लगभग 200 करोड़ रुपए यहां पर इसके लिए उठाए जाएं। ये क्या होता है बेसिकली यहां पर, ये कैसे पैसा उठाएंगे, तो म्युनिसिपल बॉन्ड होते हैं। जैसे यहां पर बॉन्ड क्या होता है, अगर आप लोगों को एक नॉर्मल भाषा में मैं बोलूं, यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जैसे टोकन आप लोगों ने सुना ना, कहीं पर जाकर आप लोग कोई सामान लेते हैं तो टोकन आप लोग लेते हैं, तो आप लोग जब टोकन लेते हैं किसी सामान को लेने के लिए तो आप लोग वहां पर उसको पैसे देते हैं। तो इसी तरीके से ये बॉन्ड खरीदे जाते हैं, आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहां पर ये बॉन्ड ले सकते हैं। इस तरीके से फिर उसको क्या करें, फिर यहां पर ये गवर्नमेंट मान लीजिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लखनऊ के द्वारा अपने बॉन्ड जारी किए गए, आप लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट किया उसमें, उस पर्टिकुलर बॉन्ड में, तो लखनऊ जो है वो 9th सिटी बन गई यहां पर कैपिटल रेज करने के मामले में म्युनिसिपल बॉन्ड के थ्रू। और जो सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो हमारी कंट्री में ये फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करती है, ये यहां पर फ्रेमवर्क तैयार करती है कि जिनको मुनी बॉन्ड बोलते हैं, मुनी यानी कि म्युनिसिपल बॉन्ड। तो आप लोगों से कोई पूछे म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए किसके द्वारा गाइडलाइन जारी की जाती है, तो ये सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, इसके द्वारा यहां पर ये जारी की जाती है। तो यहां पर ये पिक्चर भी आप लोगों के सामने जिसके बारे में एक आइडिया आप लोग रख सकते हैं। किसी कंट्री के साथ में अगर आप लोगों को अपने रिलेशन अच्छे करने हैं तो लोगों के साथ में रिलेशन अच्छे किए जाते हैं, कल्चर के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, इकोनॉमी के नाम पर, पॉलिटी के नाम पर, तो ये सारे ज्योग्राफी के नाम पर की बाउंड्री टच करते हैं, आप लोग रिलेशन अच्छे कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग बात करें बुद्धिस्ट जो हेरिटेज है उसके नाम पर, हमारी कंट्री के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है एम वेंकैया नायडू साहब, इनके द्वारा संघाई कॉर्पोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एससीओ आप लोग बोलते हैं, काउंसिल की जो हेड की गई जो ये मीटिंग यहां पर 2020 में, तो इनके द्वारा यहां पर ऑनलाइन एग्जीबिशन की बात की गई बुद्धिस्ट हेरिटेज को लेकर। ये 19वीं मीटिंग थी यहां पर इसकी, जिसमें संघाई कॉर्पोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल ऑफ हेड गवर्नमेंट, तो जिसको एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन सीएचजी यानी कि यहां पर काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, तो ये न्यू दिल्ली में यहां पर ये मीटिंग बेसिकली देखने को मिली। ऑनलाइन ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन की बात की गई, जिसमें जो नेशनल म्यूजियम है हमारी कंट्री में दिल्ली के अंदर, उसके द्वारा यहां पर ये पूरी प्रक्रिया के बारे में बात की गई और इसके द्वारा यहां पर डेवलप की जा रही है चीजें। एग्जीबिशन जो है यहां पर बेसिकली 3D में चीजें दिखाई जाएंगी। देखिए अगर कोई जैसे आज के में चाइना हो गया, इंडिया हो गया, या कोई और कंट्री है जिसके अंदर बुद्धिस्ट से रिलेटेड कोई भी साइट है, तो उसको दिखाया जाएगा 3D स्क्रीनिंग के थ्रू, आप लोग उसको देख सकते हैं। इसी के साथ में प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, तो यहां पर वर्चुअल स्पेस में आप लोग इनको देख पाएंगे। कई सारी मेथोडोलॉजी यहां पर बेसिकली इंप्लीमेंट की जाएगी। तो आप लोगों से वहां पर तो क्वेश्चन बने या ना बने, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। ये यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है। यूरेशियन मतलब इसमें यूरोप की भी कंट्री है और एशिया की भी कंट्री है, तो इसमें यूरोप और एशिया दोनों होते हैं, वो यूरेशियन ग्रुप की कैटेगरी में आ जाता है यहां पर। इसके बारे में अगर बात करें यहां पर, तो यहां पर इसका चार्टर जो था ये साइन किया गया 2002 में और फिर ये फोर्स में आया 2003 में। वैसे इस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन किया गया था 2001 में। फिर आगे चलकर हमारी कंट्री इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है, हमारी कंट्री इसके द्वारा ऐड किए गए यहां पर, जो यहां पर 8 कंट्री जो थी यहां पर इंडिया और जो पाकिस्तान के द्वारा यहां पर आगे चलकर ज्वाइन किया गया। ये 2017 में जब अस्थाना कजाकिस्तान के अंदर यहां पर इसकी समिट हो रही थी। जो हेड ऑफ द काउंसिल है यहां पर, वो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो इसके बारे में डिसीजन लेती है, और इसके द्वारा अभी यहां पर ये मिलिट्री एक्सरसाइज की बात की गई, यहां पर मिलकर ये मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं आज के दिन में। तो टोटल मिलाकर इसके मेंबर के बारे में बात करूं तो 1996 में ये फाउंड की गई थी चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, ये बेसिकली 5 कंट्री के द्वारा। बाकी आगे चलकर 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान जुड़ गया और 2017 में इसमें इंडिया और पाकिस्तान जुड़ गया। तो ये आप लोगों के सामने टोटल मिलाकर 8 मेंबर हैं। आगे देखते हैं, बोला जा रहा है कि ईरान जल्दी ही इसमें जुड़ने वाला है, क्योंकि ईरान, अफगानिस्तान ये 2 काफी इंपोर्टेंट अब यहां पर मेंबर होने वाले हैं। ईरान और अफगानिस्तान इसके ऑब्जर्वर की कैटेगरी में भी आते हैं। बाकी जो गेस्ट हैं यहां पर, ये एशियन जो यहां पर साउथ एशियन एसोसिएशन नेशन, कॉमनवेल्थ, तुर्कमेनिस्तान और जो यहां पर जो यूनाइटेड नेशन है, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके आज की डेट में ऑब्जर्वर की कैटेगरी में है या फिर गेस्ट के तरीके से अटेंड किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल वॉलंटियर, यानी कि स्वयं सेवक बोलते हैं ना, वॉलंटियर। मैं बोलूं आप लोगों को कि कितने ऐसे हमारे फैमिली के मेंबर हैं जो वॉलंटियर बनकर सामने आएंगे और एक एक बच्चे को पढ़ाएंगे, तो ये वॉलंटियर हो गए। वॉलंटरी आप लोगों ने बोल दिया कि हाँ सर मैं आप लोगों के साथ में मिलकर पढ़ाना चाहता हूं। मैं बोलूं कि आस पास में कोई भी आप लोगों को ट्राइबल कम्युनिटी का या कोई ऐसा गरीब बच्चा दिखे, उसको पढ़ाइए आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से वॉलंटियर हो गया एक तरीके से। हाथ खड़ा करो कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो वॉलंटियर यहां पर एक तरीके से यहां पर स्वयं सेवक डे को बोला जाता है, जो कि 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या यहां पर, टुगेदर वी कैन। एक तरीके से अगर कोई भी काम अगर देखिए तो अकेला बंदा कर रहे हैं, एक सारे मिलकर कर रहे हैं, तो टुगेदर वी कैन रो जो यहां पर वॉलंटियर, यानी कि एक साथ मिलकर हम लोग कई सारे अच्छे काम हम लोग कर सकते हैं। तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, कई सारी चीजें हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
चाहे वो स्वच्छता का कार्य हो, चाहे वो कोई दूसरा कार्य हो, तो हम लोग कई सारे अच्छे अच्छे काम मिलकर साथ में कर सकते हैं। अगर बात करें, यहां पर बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा आत्मनिर्भर भारत का प्रोग्राम लॉन्च किया गया, तो इसमें खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जिसको केवीआईसी आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा बेसिकली यहां पर ये इंगेज किया गया जो माइग्रेंट वर्कर हैं। आप लोगों ने देखा हमारी कंट्री में लॉकडाउन लगा तो बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर इधर से हमारी कंट्री में खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर आए, तो उनके लिए कैसे काम करना है, तो कई सारे मिशन लॉन्च किए गए। इसमें से यहां पर हनी मिशन भी एक देखने को मिला। ठीक है, तो काम कौन कर रहा था इसके ऊपर, ये काम कर रहा था यहां पर कौन, ये बेसिकली याद रखना, इसके बारे में बात की जा रही है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। एक ऐसी बॉडी है हमारी कंट्री में जो गांव वाले एरिया के बारे में, खासकर विलेज की इंडस्ट्री के बारे में प्रमोशन का काम करती है। 1957 में इसको बनाया गया था। पहले इसको खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के नाम से जानते थे, फिर कमीशन बोलने लगे। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है, बाकी लोकल ऑफिस आप लोगों को दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी में भी देखने को मिलेंगे। जो इसको बनाया गया था, जब बोर्ड बोलते थे 1956 में, आगे इसको अब चलकर हम लोग कमीशन बोलने लगे हैं। ये बेसिकली ऑर्गेनाइज करता है गांव से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, और मिनिस्ट्री और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंडर में यहां पर ये आता है। ठीक है, तो चेयरपर्सन कौन है इसके, ये आप लोगों को बताना है। ओके, आगे चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज है यहां पर। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के बारे में बात की जा रही है, जिसको आईएफएससी आप लोग बोलते हैं। आईएफएससी जो है यहां पर, ये बेसिकली इसके द्वारा ऑब्टेन की गई मेंबरशिप। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस जो यहां पर जो सुपरवाइजर है। ठीक है, तो यहां पर IAIS, तो इसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो इसका पार्ट बनी यहां पर ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ठीक है, इस तरीके से अगर बात करें, यहां पर कई और लीडिंग मेंबर हैं यहां पर इसके। जैसे हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करिए तो इंडियन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको IRDAI आप लोग बोलते हैं। यूनाइटेड किंगडम की यहां पर फाइनेंशियल कंडक्ट जो अथॉरिटी है यहां पर, इसी के साथ में यूएसए की यहां पर नेशनल जो एसोसिएशन ऑफ जो इंश्योरेंस कमीशन है, ये यहां पर मिलकर काम करते हैं। तो ये इसके साथ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कनेक्ट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर हल्का सा अगर कहीं कुछ लिखा हुआ आ जाए तो आप लोगों को लगे यार ये फाइनेंशियल से रिलेटेड क्या मैटर आ गया, इसके बारे में तो सुना ही नहीं है, तो कम से कम हल्का सा आप लोगों को सुना हुआ लगेगा, तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा अभी काफी दुख दिखाया गया था यहां पर, जब यहां पर FC कोहली साहब की जान गई। तो FC कोहली साहब ये थे कौन, इनके बारे में कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। इनको फादर ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्री भी बोला जाता है। तो अगर पूछे फादर ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्री कौन है, तो इनका नाम आप लोग आंख बंद कर ले सकते हैं। यहां पर ये वही पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसको TCS आप लोग बोलते हैं, तो इसके फाउंडर और फर्स्ट CEO जो थे वो यहां पर यही थे, जिनको यहां पर फकीर चंद कोहली नाम है। फकीर और मालिक देखो कितने हैं, तो नाम से कुछ नहीं होता है। नाम तो खाने में एप्पल रख दिया ना, पर आज के दिन में हर एक इंसान खरीदने के लिए तैयार है। तो नाम में कुछ नहीं है, काम में है। अगर काम अच्छा रहता है तो फिर नाम अपने आप चलता है, चाहे नाम कुछ भी आप लोग क्यों ना रख लो। तो ये हमारी कंट्री में जो इंडियन इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी जो कंपनी आप लोग बोल सकते हैं, उसके फादर हैं यहां पर ये, जिनको पद्म विभूषण के से भी नवाजा गया है। हमारी कंट्री में जो अवार्ड है, सबसे ऊपर आता है भारत रत्न, फिर आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्मश्री। तो ये आ रहे सारे भारत रत्न हो गए सबसे ऊपर। ये 4 जो सिविलियन कैटेगरी के जो अवार्ड है काफी इंपोर्टेंट, ये कई बार आप लोगों से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए भी आ जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इनके बारे में क्लैरिटी रखिएगा। ठीक है, आगे चलता हूं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। अक्षय एनर्जी इसको आप लोग बोलते हैं। हमारी कंट्री में पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर कौन है, RK सिंह। अगर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आप लोगों से बोलूं तो क्या दिमाग में आता है, तो आप लोगों के माइंड में आता होगा विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, उसके बाद में कुछ नहीं आता है। उसके बाद में फिर कई सारी और भी हैं, जैसे हाइड्रो एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, बायोगैस हो गया। ये भी सारी रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में ही आती हैं। अभी हमारी कंट्री में बोला जा रहा है कि अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप के अंदर जो पावर की जो डिमांड है उसको कंप्लीट किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी से, ताकि वहां पर जो है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से भी चीजों को ध्यान में रखा जा सके। तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस किया जाएगा। एक तो ये बात रखना, हमारी कंट्री में जो टारगेट है 175 गीगावाट का टारगेट है। कब तक का, 2022 तक का, जब हम हमारी कंट्री की आजादी के 75वीं साल सेलिब्रेट करेंगे। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा यहां पर जो टारगेट आप लोगों को याद रखना, अभी नया जो अभी सामने निकल कर आ रहा है, ये है 2030 तक का, यानी कि ओनली 8 साल बाद यहां पर आप लोगों को बोला गया कि 450 जो है गीगावाट आप लोगों को यहां पर कंप्लीट करना है। तो ये टारगेट जो है 2030 तक का है, ये 2022 तक का है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग टारगेट है, तभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओ तो फिर पता नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि एक तरीके से क्लियर रहेगा कि कहां पर बात की जा रही है। तो एक साइड में हो गया लक्षद्वीप, जो कि बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में आप लोग को देखने को मिलेगा। ये हो गया अरेबियन सी, जो कि लक्षद्वीप यहां पर आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में यहां पर क्या हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, और अरेबियन सी वाले रीजन में लक्षद्वीप हो गया। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। इस तरीके से यहां पर इसके ऊपर जो अक्षय एनर्जी यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, तो एक अच्छी बात है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, तो निशांक पोखरियाल साहब के अंडर में ये मिनिस्ट्री है। पहले इस मिनिस्ट्री को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के नाम से जानते थे, अब इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री हम लोग बोलते हैं। ये जो मिनिस्ट्री है, इसमें ये बोला गया कि टेक्निकल एजुकेशन को मदर टंग में दिया जाएगा। मतलब क्या है, मतलब ये मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसको इंग्लिश नहीं
आती है, और इंग्लिश नहीं आती है, पर लेकिन बंदा जो है इतना अच्छा इलेक्ट्रीशियन है, यानी कि एक तरीके से उसके सामने टीवी अगर कोई रख दे तो तुरंत बता देगा कि इसमें वो वाला पुर्जा जो है वो उड़ गया है। तो एक ऐसे इंसान जो टेक्नोलॉजी में इतना शानदार है, पर लेकिन इंग्लिश की वजह से वो अपनी स्टडी या फिर अपनी जो टेक्नोलॉजी है, जो अपनी जो उसने सीखी है, जो उसकी जो स्किल है, उसको आगे नहीं लेकर जा पाता है। तो बोला जा रहा है कि मदर टंग में क्यों ना हम लोग इन लोगों को आगे लेकर आए, कि उनको इंग्लिश से दूर हटाकर मदर टंग में वो काम करने स्टार्ट करें। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन की अध्यक्षता में हायर एजुकेशन के लिए यहां पर की टेक्निकल एजुकेशन में मदर टंग को यूज करना है नहीं, यह है यहां पर अमित खारे, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और इनके द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट की गई। और यह भी बोला कि हमारी कंट्री में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी आप लोग यहां पर इसको इंप्लीमेंट कीजिए, यानी कि वो भी इसको सपोर्ट करती है। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा, मदर टंग के बारे में बात की जा रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, दूसरी आई यहां पर 1986 में, तो 68 का 86 कर दिया, तीसरी नेशनल एजुकेशन आई यहां पर 2020 में। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंट्री में आ रही है, तो एजुकेशन के ऊपर काम किया जा रहा है। तो एजुकेशन जो है हमारे संविधान में कौन सी लिस्ट में आता है, तो 7वां जो शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट होती है, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं। क्या स्टार्टिंग से ही कॉन्करेंट लिस्ट में ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनली ये स्टेट लिस्ट के अंदर था, पर हमारी कंट्री में संविधान में संशोधन किया गया 42वां, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी आप लोग बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज की गई, फंडामेंटल राइट भी इसी में ऐड किए गए थे हमारी कंट्री में। अगर बात करें आप लोग, ये यहां पर 1976 में ये संविधान में संशोधन किया गया, तो स्टेट लिस्ट से निकालकर इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया और बोले कि यहां पर ये सही है, और उसके थ्रू यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा, हेल्थ जो है वो किस लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट या फिर सेंट्रल लिस्ट में आता है, और एग्रीकल्चर किस लिस्ट में आता है। बहुत ज्यादा न्यूज में कोविड-19 के चलते हेल्थ है, तो हेल्थ के बारे में मैं बता देता हूं, स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है। ठीक है, आप लोगों को ये बताना है कि एग्रीकल्चर कौन सी लिस्ट के अंडर में आता है, ये आप लोग बताइए। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है, बात की जा रही है यहां पर किसके बारे में, ये बात की जा रही है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश जो है हमारी कंट्री में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके अंदर जो कीवी है, कीवी आप लोगों ने देखा होगा, कीवी जो खाने में जो खट्टा खट्टा सा लगता है वो वाला जो फ्रूट है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन के तहत यहां पर ये पहला ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट हमारी कंट्री में दिया गया कीवी को। तो किसके तहत दिया गया, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट एरिया रीजन के अंदर। तो यहां पर जिसको MOVCD आप लोग बोल सकते हैं, NER, तो यहां पर कीवी को दिया गया यहां पर ये हमारी कंट्री में, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऑर्गेनिक जो सर्टिफिकेशन है किसके द्वारा यहां पर प्रोवाइड किया जाता है, तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड जो फार्मर है उसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि किसानों के वेलफेयर के बारे में बात करते हैं। कीवी जो है किस पर्टिकुलर एरिया में ग्रो किया जा रहा है यहां पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो जीरो वैली, अगर आप लोगों से कोई पूछे कहां पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और अभी न्यूज में किस लिए, कीवी की वजह से। तो ऑर्गेनिक जो फ्रूट का सर्टिफिकेट यहां पर हमारी कंट्री में जो दिया गया है, वो अभी यहां पर कीवी को दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाएंगे और आप लोगों को लगेगा यार पता नहीं कहां से आगे, तो भाई साहब यहां से आगे थोड़ा सा भी ध्यान से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। पर्टिकुलर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम है थेरेमिन। तो थेरेमिन इंस्ट्रूमेंट में आप लोगों को अभी दिखाऊंगा यहां पर, इसको 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। 100 साल कंप्लीट हुए इसको दिसंबर 2020 के अंदर में यहां पर, क्योंकि 1920 में इसको बनाया गया था। इसको जो इन्वेंट किया गया था किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह लियोन थेरेमिन। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। ये जो थेरेमिन है यहां पर, ये इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। पर लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज को आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इसको बिना हाथ लगाए बजाया जाता है। क्या, जी हाँ, इसको बिना हाथ लगाए यानी कि बिना कॉन्टैक्ट किए इसको बजाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि बाजा ढोलक की तरीके से बिना हाथ लगाए बजाया जाएगा। आप लोग देखते हैं यहां पर, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर आप लोगों के सामने, तो यहां पर जो हाथ के जो जेस्चर है उसके बेस पर यहां पर इसको बजाया जाता है। आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहां पर ये हाथ के द्वारा अपना जेस्चर परफॉर्म किया जाता है, जिसके द्वारा यहां पर इसको बजाया जाता है। तो थेरेमिनिस्ट जो है वो हैंड द्वारा कंट्रोल करते हैं यहां पर बेसिकली फ्रीक्वेंसी जो होती है, और उसी के चलते जो वॉल्यूम है यहां पर वो यहां पर फिर निकल कर आता है। तो एक तरीके से यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है यहां पर उनको एम्पलीफाई करके फिर लाउड स्पीकर में सेंड कर दिया जाता है। ये थेरेमिन की कैटेगरी में यहां पर ये इंस्ट्रूमेंट आता है, इसको थेरेमिन बोला जाता है। और ये 1920 में इसको बनाया गया था और 2020 में इसके पूरे 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो अगर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है तो उसके बारे में कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हल्का सा आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट और काफी प्यारी न्यूज है। बात की जा रही है वर्ल्ड सोइल डे के बारे में। और अब जब बात करते हैं किसानों से रिलेटेड, तो अब की बार आप लोगों को पता है किसानों का आंदोलन कितना चल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। 5 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है और अब की बार की जो थीम है वो वजह है कीप सोइल अलाइव।
ठीक है, यानी कि एक तरीके से जो सोयल है उसको आप लोगों को जिंदा रखना है और प्रोटेक्ट जो सोयल बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो सोयल की बायोडाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, उसको आप लोगों को बेसिकली प्रोटेक्ट करना है। और ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा यहां पर इस ईयर को यहां पर बेसिकली इसके लिए डेडिकेट किया गया कैंपेन के लिए, ठीक है। तो ये 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्वेश्चन आप लोगों से बनने के चांसेस हैं खासकर अब की बार। और जब आगे और किसान के बारे में न्यूज डिस्कस करूंगा तो वहां पर और अच्छे से फोकस हम लोग करेंगे। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग इसको बोल सकते हैं, रोहिंग्या कम्युनिटी के बारे में है। रोहिंग्या कम्युनिटी कहां पर और क्या चीज है, तो पूरा डिटेल में आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा। रोहिंग्या कम्युनिटी जो थी वो म्यांमार के अंदर थी, म्यांमार में लड़ाई हुई तो रोहिंग्या कम्युनिटी थी यहां पर रखाइन प्रोविंस। प्रोविंस क्या होती है, स्टेट होता है, जैसे हमारी कंट्री में 28 स्टेट है तो आप लोग बोल सकते हैं म्यांमार के अंदर ये रखाइन एक स्टेट है। स्टेट में यहां पर रोहिंग्या कम्युनिटी जो मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी थी इनकी और जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी उनके बीच में झड़प हुई और फिर यहां पर इनके ऊपर लड़ाई की गई। तो यहां पर बहुत सारे रोहिंग्या कम्युनिटी के जो लोग थे वो छोड़ छोड़कर भागे, कोई म्यांमार में गया, कोई यहां पर इंडिया में गया, कोई बांग्लादेश में गया, कोई मलेशिया में गया, यहां से निकल कर लोग जो है वो बाहर आए। तो उसके चलते कंडीशन ये देखने को मिली कि ऑल ओवर वर्ल्ड में आज के में रोहिंग्या कम्युनिटी फैल चुकी है, पर सबसे ज्यादा कहां पर है, बांग्लादेश में ये लगाया जाता है। 9 से 11 लाख के करीब बांग्लादेश में आज के में रोहिंग्या कम्युनिटी के लोग हैं। जब इतने सारे लोग एक साथ बांग्लादेश में पहुंच गए तो बांग्लादेश की बस की बात नहीं रही यहां पर इन लोगों को खाना खिलाना, इन लोगों की रहने की जगह, क्योंकि एक लिमिटेड कंट्री की अगर बारे में बात करें जो कि खुद ही अपने आप में एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आती है, तो कहां तक वो इतने सारे लोगों का ध्यान रख पाएगी। तो बांग्लादेश ने कुछ ऐसा सिस्टम किया कि बहुत सारे लोगों को बोला गया कि भाषण 4 आइलैंड के ऊपर यहां पर कई सारे जो रोहिंग्या कम्युनिटी के लोग हैं उनको यहां पर ले जाकर बसाया जाएगा। जो मेघना रिवर मैंने बताया था ना आप लोगों को, मेघना रिवर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर भूल गए हो तो एक बार और बता देता हूं। ये यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जब पद्मा और जो जमुना है एक साथ में मिलकर यहां पर ये बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले मेघना रिवर बनाती है, तो यहां पर कहीं आप लोगों को ये भाषण 4 आइलैंड देखने को मिलेगा। असली बात यहां पर यह कि इस पर अब तक कोई भी लोग नहीं रहते हैं, बिल्कुल खाली पड़ी हुई एक जगह है जहां पर लोगों को बसाने की बात की गई है। तो यहां पर ये मेघना रिवर इसके साथ में कनेक्टेड है बे ऑफ बंगाल की साइड में, तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा। आखिर ये न्यूज में किस लिए है यहां पर भाषण 4 आइलैंड, तो भाषण 4 आइलैंड पर रोहिंग्या कम्युनिटी को बसाने की बात की जा रही है बांग्लादेश के द्वारा, जो कि यहां से जान छुड़ाकर जो लोग यहां से आए थे तो उनको बसाने की बात की जा रही है। अब इस भाषण 4 को एक और नाम से पुकारा जाता है जिसको 4 पिया, अगर आप लोगों से कोई पूछे किसको बोलते हैं तो भाषण 4 आइलैंड को बोलते हैं। ये भाषण 4 आइलैंड जो है ये नया बना है, अभी ज्यादा पुराना नहीं है। तो यहां पर 2006 में ये बना है, हिमालयन जो स्टेट है उससे यहां पर अलग होकर बेसिकली लगभग 40 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। भाषण 4 आइलैंड जो है ये फ्लोटिंग आइलैंड है, एक जगह रुकेगा नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है। तो कई सारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो बोल रहे हैं काफी फर्जाइल है भाई साहब, ये आज है पता नहीं कल कब में टूट जाइए। और कई तरीके की बाढ़ और साइक्लोन आते हैं यहां पर बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, जब मानसून आते हैं तो काफी खतरनाक इंपैक्ट डालता है, तो इनको यहां पर मत रखिए, बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर न्यूज है, इसके बारे में एक मोटा सा आइडिया आप लोगों को हो गया होगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है होम मिनिस्ट्री के बारे में, जो कि अमित शाह जी के अंडर में आती है। इसके द्वारा हमारी कंट्री की जो टॉप 10 पुलिस स्टेशन है उनकी लिस्ट जारी की गई 2020 में। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन सा पुलिस स्टेशन जो है वो टॉप पर रहा और यहां पर आखिर ये फिनोमिनन निकलकर कहां से आया। तो यहां पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जो पुलिस स्टेशन है अक्रॉस द कंट्री हर साल यहां पर सेलेक्ट किए जाते हैं, और ये सेलेक्ट करने का जो सिलसिला है 2015 से स्टार्ट हुआ। आखिर क्या हुआ ऐसा कि जो सारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे ये यहां पर इकट्ठे हुए और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में यहां पर मिले। तो उस टाइम पर जब ये एड्रेस कर रहे थे इनकी कॉन्फ्रेंस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की कॉन्फ्रेंस ये एड्रेस कर रहे थे कहां पर, कच्छ गुजरात के अंदर में। उस टाइम पर इनके द्वारा बोला गया कि यार जो पुलिस स्टेशन अच्छे से परफॉर्म कर रहा है उस पुलिस स्टेशन की एक लिस्ट जारी हम लोगों को करनी चाहिए। तो उसके चलते यहां पर 2015 से इसको जारी करना स्टार्ट किया गया और अब यहां पर 2020 की लिस्ट आप लोगों के सामने है। और कोई याद रखो या ना रखो, पर पहला जो नंबर पर है उसको नाम को जरूर याद रखना, ये यहां पर नोंगपोक सिकमई। कहां पर है यहां पर, ये थौबाल मणिपुर के अंदर में। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर में है, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। और बाकी अगर आप लोग देखिए अरुणाचल प्रदेश 2, इसी के साथ में सिक्किम 3, और यहां पर अगर बात कीजिए ये अगर मतलब कि जो टॉप 10 है उसमें से आप लोगों को 3 जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन से निकल कर आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद इसके कम से कम नॉर्थ ईस्ट वाले जरूर याद रखिएगा। यहां पर ये होगा पेक्योंग, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है यहां पर। और बाकी जिस एरिया से आप लोग बिलोंग करते हैं, अगर ये आप लोगों का कोई सा एरिया है, आप लोगों का कोई सा एरिया जिससे आप लोग यहां पर जो लेक्चर देख रहे हैं कोई इस एरिया से आता है, अगर हां तो आप लोग उसको जरूर याद कीजिएगा। आप लोगों से अगर यहां पर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप लोगों के एरिया में बारे में पूछा जाए तो इसको मेंशन करेंगे, तो जो आंसर जो सुनकर काफी अच्छा लगेगा, जो पर्टिकुलर सामने आप लोगों के एग्जामिनर बैठा होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, एमडीएच का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यहां पर जो एमडीएच है इसके निर्माता जो है इसको बनाने वाले जो है महाशय धर्मपाल गुलाटी, ठीक है। तो रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई 98 ईयर की एज में।
यहाँ पर पिक्चर भी आप लोग यहाँ पर इनकी देख सकते हैं। काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर हमारी कंट्री में इनकी जो मार्केट है, खासकर ये मार्केट में इनकी पकड़ है इनके मसालों की। एमडीएच का मसाला आप लोगों ने सुना होगा, हालांकि आज के डेट में एवरेस्ट स्पाइसेस भी आप लोगों ने सुने होंगे। तो यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट जो लीडर है इंडियन मार्केट के अंदर विद 12% शेयर, फॉलोइंग बाय एवरेस्ट स्पाइसेस, ठीक है। तो धर्मपाल जो गुलाटी साहब है 1923 में यहाँ पर पैदा हुए थे, 2020 में इनकी रिसेंटली अभी जान गई है, महाशय धर्मपाल गुलाटी, ठीक है। तो इनके नाम पर यहाँ पर ये एमडीएच की आप लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पर्सन इन न्यूज में कई बार आप लोगों से किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पूछ जाते हैं कि किस फील्ड से ये रिलेटेड है। थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में भी याद रख लीजिएगा, इसकी फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, मार्शंदी हट्टी। तो ये एमडीएच के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछा जाता है। और पद्म भूषण इनको मिला था, जो कि हमारी कंट्री में थर्ड हाईएस्ट अवार्ड है। भारत रत्न पद्म विभूषण के बाद में पद्म भूषण आता है। तो 2019 में इनको थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है। तो ये इनके बारे में न्यूज थी, जो कि आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट फिर से आप लोगों के सामने जो न्यूज आ रही है, यहाँ पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही है, पर लेकिन यहाँ पर ट्रांसजेंडर बच्चों के बारे में बात की जा रही है। ट्रांसजेंडर जो चिल्ड्रन होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। उनको ये बोला जा रहा है ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन जो है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कोई बच्चा पैदा हुआ है और वो बच्चा किन्नर है, तो यहाँ पर एक तरीके से उसको कलंक की तरीके से देखा जाता है, गाली की तरीके से उसको देखा जाता है, स्टिग्मा रहता है सोसाइटी में उसके नाम का यहाँ पर। तो उस बच्चे को जाए तो जाए कहां लेकर, कई बार घर वाले अपने आप त्याग देते हैं। तो यहाँ पर बेंगलुरु के अंदर एक ऐसा प्रोटेक्शन केयर बनाया जा रहा है, जो कि कर्नाटक के अंदर है, जिसमें ट्रांसजेंडर के जो बच्चे हैं, जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में यहाँ पर आता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि स्मृति ईरानी के अंडर में है यहाँ पर ये। तो इनके द्वारा यहाँ पर ये एक ऐसी स्थापना की गई है, कहां पर, कर्नाटक के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, जहां ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बच्चों को ध्यान रखा जाएगा। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ यूनियन जो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हम लोगों ने देखा, ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर बन चुका है, मेल और फीमेल के बाद में, जिनको सारे फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराने की बात की गई 2014 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और हमारी कंट्री में एक्ट भी बन चुका है कि इनके बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक न्यूज है इसके बारे में। इंटरनेशनल सिविल एविएशन यानी कि नगर विमानन जो डे है, ये बात करें अगर यहाँ पर 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो है यहाँ पर, इसके बारे में टोटल आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो ये बेसिकली इसकी थीम जो है यहाँ पर, ये देखिए अभी फिलहाल जो है कोविड-19 के चलते कई सारी चीजें बर्बाद हुई हैं, तो आगे चलकर कैसे इसको आगे लेकर चलना है। तो एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, आज की डेट में हमारी कंट्री में एक स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक। याद रखना, उड़ान स्कीम के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो उड़े देश का आम नागरिक में बात की जा रही है रीजनल कनेक्टिविटी के बारे में। रीजनल कनेक्टिविटी यानी कि जिस एरिया में भी कोई एक हवाई छोटी सी पट्टी भी है, उसको डेवलप करना है एक अच्छे लेवल पर, तो उसके साथ में भी कुछ बातें आप लोगों से पूछी जा सकती है, ठीक है। आर्म फोर्स फ्लैग डे के बारे में बात की जाती है। हमारी कंट्री में जो हमारी आर्म फोर्स है, आर्म फोर्स के बारे में कोई बोलता है तो क्या मतलब है, इसका मतलब है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, ठीक है। तो आर्म फोर्स में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों आ जाती हैं। इनके लिए यहां पर फंड इकट्ठा किया जाता है। कल को अगर मान लीजिए हमारा कोई जवान है, वो कोई एक तरीके से किसी लड़ाई में चोट लगी, कोई दिक्कत हो गई, तो यहां पर उसके सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए उसकी फैमिली को, तो फ्लैग यहां पर बेसिकली लोगों को दिए जाते हैं और एक डोनेशन लिया जाता है। तो 7 दिसंबर को यह डे सेलिब्रेट किया जाता है। एक किताब जो है ये काफी ज्यादा न्यूज में रिसेंटली अभी देखने को मिली, बात की जा रही है पेशेंट असेसन। असेसन मतलब हत्यारा, एक तरीके से जो मरीज, पेशेंट बोलते हैं मरीज को। तो यहां पर ये अनीता आनंद की किताब है, ये न्यूज में केस के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। यहां पर हमारी कंट्री में जलियांवाला जो कांड आप लोगों को देखने को मिला था 1919 में, जिसको जलियांवाला मैसेकर भी आप लोग बोलते हैं, इससे रिलेटेड यहां पर ये किताब लिखी गई है अनीता आनंद के द्वारा यहां पर। तो ये जो किताब है, एक यंग मैन जो पकड़ा गया उसकी स्टोरी यहां पर बताती है। और इनको जो अवार्ड मिला है यहां पर, ये है पेन हेसल जो टिल्टमैन प्राइज 2020। तो यहां पर जो वर्ड यूज किया गया पेन, इसका मतलब होता है पोएट, प्ले राइटर या फिर जो एडिटर, एस्से या नॉवलिस्ट जो होते हैं, उनको यहां पर ये अवार्ड दिया जाता है। और वर्ल्ड में ओल्डेस्ट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो है यहां पर बेसिकली है, जो कि कंपेन करती है फ्रीडम ऑफ राइटिंग के लिए और रीडिंग के लिए, यानी कि राइटिंग और रीडिंग को सपोर्ट करती है यहां पर ये। तो इसके चलते यहां पर ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये अवार्ड अभी हमारी कंट्री में, यहां पर ये बेसिकली, ये हमारी कंट्री नहीं, हालांकि ये ब्रिटिश इंडियन जर्नलिस्ट हैं, यानी कि ये ब्रिटिश और इंडियन जो नेशनलिटी के साथ में यहां पर रहती हैं, एक इंडियन मूल की है, ब्रिटेन में रहती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। क्योंकि हमारी कंट्री में 2 सिटीजनशिप का तो फंडा है नहीं है, या तो हमारी कंट्री की सिटीजनशिप लेगा, अगर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, तो हमारी कंट्री में अगर पार्ट सेकंड में आप लोग जाएंगे तो उसमें यह बोला जाता है किसी और कंट्री की सिटीजनशिप जैसे आप लोग ले लेंगे तो तुरंत हमारी कंट्री की जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो याद ये रखिएगा, हमारी कंट्री में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जो है वो सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं, और आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक इसके बारे में बात करते हैं, फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं। तो ये पार्ट सेकंड में है और ये पार्ट थर्ड में है, ठीक है। इसी के साथ में पार्ट 4 के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, तो आप लोगों ने देख लिया आर्टिकल 35 हो गए यहां तक, तो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल कितने तक जाते हैं, आर्टिकल 51 तक जाते हैं, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप लोग बोलते हैं।
इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं बार बार कि पेन और कॉपी लेकर बैठिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम ये चीजें सुन रहे होंगे, तो नोट डाउन कर सकते हैं बहुत सारी चीजें, ये रिपीटेडली कई बार लेक्चर के अंदर आती रहती है। और जो डेली द हिंदू न्यूज़पेपर, जो नैनो मैगजीन, इसमें पीआईबी वगैरह हम लोग कवर करते हैं, उसमें ये सारी चीजें रिपीटेडली मैं बोलता रहता हूं। तो इसीलिए अगर आप लोग लेक्चर रेगुलर सुन रहे हैं तो बहुत सारी चीजें तो ये बच्चे जो देख रहे हैं उनसे पूछेगा एक बार, उनको सबको ये याद हो रखी है चीजें। तो इसीलिए रेगुलरिटी में यही फायदा होता है। कोई भी एक न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए, रेगुलर उसको पढ़िए, रेगुलर उसके बारे में सुनिए, तो आप लोग नहीं भूलोगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के बारे में। तो ये जो बेसिकली मिनिस्ट्री है, इसको पहले मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग बोला जाता था, अभी इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो जिस मिनिस्ट्री के नाम चेंज किए गए वो भी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए उसके बारे में। तो रामायण क्रूज टूर के बारे में बात की जा रही है। क्रूज क्या होता है, एक तरीका जहाज होता है जिसमें आप लोगों को टूरिस्ट की तरीके से लेकर जाया जाता है। किस यहां पर अगर आप लोग घूमने जाते हैं तो क्रूज की सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है पानी के अंदर बेसिकली। तो यहां पर ये रामायण जो क्रूज टूर है, यहां पर ये बेसिकली सरायू रिवर कहां पर है, अयोध्या। आप लोगों ने देखा होगा राम मंदिर बनाने की बात की जा रही है अयोध्या के अंदर, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो पहला फर्स्ट एवर लग्जरी क्रूज सर्विस यहां पर जो सरयू रिवर के ऊपर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसको घाघरा नेशनल वाटरवेज 14 के साथ में इसको कनेक्ट किया जा रहा है। नेशनल वाटरवेज जो 40 है, याद रखिएगा यहां पर ये उत्तर प्रदेश जो अयोध्या के पास में आप लोगों को नजर आएगा। बेसिकली फोकस क्या है, फोकस ये कि एक बार यहां पर कोई आ जाए ना, इतना शानदार एक्सपीरियंस लेकर जाए कि वो रातों में सपनों में भी उसके आए कि हाँ यार क्या चीज देख कर आया। तो ऐसा एक्सपीरियंस देने की बात यहां पर की जा रही है इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। तो यहां पर क्या क्या चीजें हैं, कई बार ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। केमिस्ट्री में बहुत एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोग कई बार कंफ्यूज कर देता है, पर इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बात की जा रही है यहां पर न्यूक्लियर फिजन के बारे में और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। तो जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं, अगर आप लोग इसको देखेंगे यहां पर ये इस तरीके से, यहां पर ये ऐसे यहां पर एक यू बना हुआ है, ठीक है, ऐसे आप लोग इसको देखेगा तो इसका मतलब है फ्यूजन। यू बना हुआ है, जैसे फ्यू में यू बना हुआ है, तो याद रख लीजिएगा दो मिलकर एक बनाते हैं, उसको फ्यूजन बोलते हैं। फिजन का मतलब होता है जब एक जो है वो दो में टूट जाता है, तो इसको आप लोग फिजन बोलते हैं। तो इसी के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर एक न्यूज है यहां पर, चाइना के द्वारा सक्सेसफुली यहां पर आर्टिफिशियल सन यानी कि कृत्रिम सन यहां पर बनाया गया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन को यूज करके इनके द्वारा अपने ही तरीका एक एडवांस न्यूक्लियर पावर रिसर्च कैपेबिलिटी के साथ में ये आगे निकल कर आए। नाम क्या है इसका, HL2M टोकामाक, ठीक है। टोकामाक जो रिएक्टर है यहां पर, इसका नाम याद रखिए, किसका, ये चाइना का HL2M। यहां पर ये टोकामाक जो रिएक्टर है, यहां पर टोकामाक रिएक्टर आप लोग अगर पूछे किसका है, चाइना का है। यहां पर ये इसको आर्टिफिशियल सन भी बोला जा रहा है क्योंकि मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर काम करने वाला है। नॉर्मली फिजन के ऊपर काम करने वाले होते हैं, तो इसलिए इसको काफी एडवांस बताया जा रहा है। तो पावरफुल क्लीन एनर्जी यहां से निकल कर आएगी। नॉर्मली क्या करते हैं आप लोग, पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल, कोयला, ये सब चीजें यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाती है, फिर वेपन में आप लोग आप लोग अपने जो व्हीकल में इनको यूज करते हैं। तो अगर बात करें जो एक प्योर एनर्जी के बारे में यहां पर, तो उसको बेसिकली अगर बात करें कोई पोल्यूशन नहीं होगा नॉर्मली, तो यहां पर न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये इसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर जो ये लोकेटेड है, यहां पर ये शुहान प्रोविंस चाइना के अंदर में यहां पर है। बेसिकली ये तो याद रखो या ना रखो, पर लेकिन ये आर्टिफिशियल रिएक्टर का नाम और किसके द्वारा बनाया गया और किस जो उस पर काम करता है प्रक्रिया पे, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सन के बारे में जान लिया, आगे चलते हैं। आगे यहां पर जो बात की जा रही है नेक्स्ट न्यूज में, ये बात की जा रही है एवरेज मंथली मोबाइल डेटा ट्रैफिक पर स्मार्टफोन हमारी कंट्री में ये 350 मिलियन 5G सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे 2026 तक। अगर 5G प्रॉपर वे में कंट्री के अंदर आता है तो एक एस्टिमेशन लगाया गया है यहां पर, और एस्टिमेशन लगाया गया इरेक्शन मोबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत यहां पर की गई है। तो उसमें यहां पर जो स्वीडिश टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर इरेक्शन है, उसके द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो रिपोर्ट के बारे में याद रखिएगा, इरेक्शन मोबिलिटी जो रिपोर्ट है यहां पर 2020, ये स्वीडिश टेलीकॉम जो कंपनी है, जिनके स्वीडन की जो कंपनी है टेलीकॉम की, जिसका नाम है इरेक्शन, उसके द्वारा यह तैयार की गई है। और इसमें बोला कि 350 मिलियन 5G सब्सक्रिप्शन की होगी 2026 तक, ये यहां पर बात करें। अकाउंटिंग 27% ऑल मोबाइल जो सब्सक्रिप्शन है कंट्री के अंदर में, ये इतने आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके द्वारा बोला गया कि एवरी 4 यानी कि हर 10 में से 4 जो लोग हैं 2026 तक का यहां पर ये 5G ग्लोबली आप लोगों को देखने को मिलेंगे और 5G सब्सक्रिप्शन यूज करते हुए नजर आएंगे। तो इनके द्वारा फोरकास्ट की गई है, जो कि लगभग 3.5 बिलियन लोगों तक पहुंचेगी ये चीजें। इंडिया जो है यहां पर अगर बात करें LTE यानी कि लॉन्ग टर्म जो इवोल्यूशन टेक्नोलॉजी यहां पर, वो भी यहां पर काफी अच्छे से यूज होती नजर आएगी जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं। तो यहां पर 710 मिलियन 2020 में, 820 जो मिलियन है यहां पर 2026 में,
3G यहां पर फेज आउट होते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। यानी कि जो 3G है जैसे 5G आ जाएगा, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर काम चल रहा है। हमारी कंट्री में अगर बात करें आप लोग एयरटेल के बारे में और जियो के बारे में, तो जियो जो है वो डायरेक्ट एंट्री की उसने 4G में, 2G और 3G में जियो का कोई हाथ नहीं है, पर लेकिन एयरटेल जो 2G और 3G में है। तो दिक्कत क्या है, जियो के पास में तो यहां पर जनता कम है क्योंकि मैक्सिमम के हाथ में 2G और 3G था, पर लेकिन एयरटेल के हाथ में पैसा कम है क्योंकि 2G और 3G का जो खरीदा जाता है यहां पर टैरिफ वगैरह वो काफी सस्ता है। तो इसलिए एयरटेल चाह रहा है कि मैक्सिमम जल्दी से जल्दी ये 4G पर शिफ्ट करे, और बल्कि जियो यहां पर क्या कर रहा है, वो 5G के ऊपर बढ़ रहा है और एयरटेल भी 5G की तरफ को बढ़ रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में दो ऐसी कंपनी होगी जिनमें सबसे बड़ा दबदबा आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो इसके बारे में एक हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक्स, जो ड्रग के बारे में बात की जा रही है। तो इसके द्वारा यहां पर अभी ये बोला गया कि जो भांग है उसको जो यूज किया जाता है भांग को, तो भांग के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं। पर लेकिन अगर ये प्रतिबंध आप लोग थोड़ा सा इसको हटा दो, यहां पर एक तरीके से जो इतने सारे प्रतिबंध लगे हुए इसको मोस्ट डेंजरस कैटेगरी की ड्रग में आप लोगों को रखा हुआ है, अगर इसको आप लोग इससे बाहर निकाल दो तो काफी लार्ज स्केल पर इसको यूज किया जा सकता है बहुत सारी दवाइयों के अंदर, ठीक है, मेडिसिनल पर्पज के लिए भी यूज किया जा सकता है और इसके ऊपर रिसर्च भी की जा सकती है। तो कौन बोल रहे हैं यहां पर, ये यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स के द्वारा पर ये बात को ली गई है भांग को लेकर। तो भांग जो है आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री में तो खासकर जो शिव भगवान है उसके नाम पर, उनके नाम पर बेसिकली भांग को कनेक्ट करके देखा जाता है कि भांग को ठंडई की तरीके से भी देखा जाता है। जैसे होली वगैरह पास में होती है तो लोग जो है ठंडई वगैरह बना बनाकर इसके पीते हैं। तो इसी भांग के बारे में बात की जा रही है जो कि दवाइयों के पर्पज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज की जा सकती है। तो यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक्स एंड ड्रग्स के द्वारा बोला गया कि इसको जो मैक्सिमम डेंजर जो कैटेगरी में रखा गया वहां से बाहर निकालो, ठीक है। 6 ईयर आफ्टर जो जापान का हाइबूसा 2 था, यहां पर ये मिशन लॉन्च किया गया था। तो ये रिटर्न हुआ है पृथ्वी पर और यहां पर 1 जो किलोमीटर वाइड यहां पर ये बेसिकली राइगू जो एस्ट्रॉयड है यहां पर, ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये दिसंबर 6 में जब रिटर्न आया यहां पर तो सैंपल लेकर आया 1 किलोमीटर वाइड राइगू जो एस्ट्रॉयड है उससे, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। हाइबूसा मिशन जो था 2014 में ये लॉन्च किया गया था। जापानीज जो यहां पर एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जिसको जाक्सा बोलते हैं, यूएसए का नासा है, हमारी कंट्री का इसरो है, जापान का जाक्सा है, याद रखिएगा JAXA। क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, मैच करने के लिए आ जाते हैं। राइगू जो है पोटेंशियली हजार्स एस्ट्रॉयड की कैटेगरी में यहां पर इसको माना जाता है, जो कि 1999 में इसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है। इसको नाम दिया गया यहां पर, ये बेसिकली माइनर प्लैनेट सेंटर 2015 में। अगर इसके बारे में मोटा मोटा आप लोगों को बताऊं तो देखिए क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। ये तो मिशन है जिसके थ्रू यहां पर ये बेसिकली चीजें देखने को मिली। बाकी सन से अगर सूरज की साइड से चलेंगे, मरकरी पहले नंबर पर, वीनस दूसरे पर, अर्थ यानी कि पृथ्वी तीसरे नंबर पर है और मार्स चौथे नंबर पर है। मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेसिकली ये आप लोगों को बेल्ट देखने को मिलेगी इसको एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो याद रखिएगा इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। टोटल मिलाकर अगर 4 तो यहां पर हो गए, 5वां ये, छठा हो गया सैटर्न, छठा 7वां हो गया यहां पर यूरेनस और नेपच्यून हो गया 8वां। प्लेटो को कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया जो बेसिकली नॉर्मल तरीके से जो ग्रह होते थे उस कैटेगरी से इसको बाहर निकाल दिया गया। और एक्सोप्लैनेट बोलेंगे यहां पर जब आप लोग जैसे कुपर बेल्ट ऑब्जेक्ट, तो यहां पर ये जो प्लैनेटरी सिस्टम से बाहर चले जाते हैं उनको आप लोग एक्सोप्लैनेट की कैटेगरी में रख देते हैं। तो जापान के बारे में ये थी कुछ इंफॉर्मेशन। आई होप कि अब आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होगी। आगे चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं और इससे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों के बनने के चांसेस है। बात की जा रही है गीतांजलि राव के बारे में। तो गीतांजलि राव 15 साल की एक लड़की जो कि एक साइंटिस्ट भी है, एक इन्वेंटर भी है, एक स्टूडेंट भी है। इनको फर्स्ट किड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया टाइम्स मैगजीन के द्वारा। टाइम्स जो मैगजीन है यहां पर इसके द्वारा फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया और पहली बार ये अवार्ड मिला है किसको, ये मिला है गीतांजलि राव को। पिक्चर अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये है यहां पर गीतांजलि राव किड ऑफ द ईयर का अवार्ड यहां पर इनको दिया गया है। तो ये जो किड ऑफ द ईयर का किड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया तो फर्स्ट टाइम यहां पर ये अवार्ड निकाल के सामने आया। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो प्रेसिडेंट्स इन्वायरमेंटल जो यूथ अवार्ड है वो भी यहां पर इन्हीं को मिला 2018 में। तो बहुत ज्यादा ये न्यूज में थी रिसेंटली अभी। यहां पर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा यार इतनी सी बच्ची आखिर ऐसा क्या क्या कर दिया, यहाँ पर ऐसे ऐसे अवार्ड यहाँ पर मिल रहे हैं इनको। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये एक राइटर भी है, ये एक साइंटिस्ट भी है, ये एक स्टूडेंट भी है। तो मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी का अगर नाम कोई बोलता है तो ये इनके ऊपर सेट बैठता है। इनके द्वारा टेथिस करके एक डिवाइस बनाएगी जो ये देखती है, अगर टेथिस के बारे में बात करें कि अगर पानी के अंदर आप लोग बात करेंगे तो उसके अंदर लेड की मात्रा कितनी है, तो उसको यहाँ पर ये बेसिकली यूज किया जाता है। सबसे पहले जो यहाँ पर ये जो बेसिकली इन्फ्लुएंस में आई यहाँ पर, तो फ्लिंट वाटर क्राइसिस अगर आप लोगों से पूछे कहां पर हुआ तो ये यूएसए के अंदर हुआ था। तो फ्लिंट FLINT, तो फ्लिंट वाटर क्राइसिस यहां पर यूएसए में हुआ। यहां पर तो ये जो बेसिकली क्राइसिस हुआ सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जो प्रॉब्लम देखने को मिली वहां से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई और उसके बाद में फिर ये सिचुएशन निकल कर आई। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ मोटी मोटी बातें आप लोग याद रख सकते हैं। ओके,
आगे बात करते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको ZSI बोलते हैं। तो यूनियन मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट के बारे में यहां पर बात की जा रही है, उसके अंडर आता है। तो कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों से डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर में आता है, जो कि प्रकाश जावड़ेकर साहब के अंडर में है। तो इनके द्वारा यहां पर अभी रिसेंटली यहां पर बात की जा रही है, ये बेसिकली मलयन जो जायंट स्क्वायरल है उसके बारे में, जिसको राथुपा बाइकोलर के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो यहां पर बेसिकली बात की जा रही है कि 90% के करीब इनकी जिनकी जो संख्या है 2050 तक डिक्लाइन हो जाएगी। यानी कि जो ये इस तरीके की गिलहरी है, ये बोला जा रहा है 2050 तक जो है ये 90% के करीब जो है इनकी मात्रा जो है वो खत्म हो जाएगी। ये यहां पर अभी हमारी कंट्री में जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये बातें बताई गई है। तो यहां पर ये मलयान जो जायंट स्क्वायरल है, यहां पर ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट स्क्वायरल स्पीसीज के अंडर में यहां पर ये आती है, जो कि आप लोगों को कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। काली नॉर्मली आप लोगों ने गिलहरी देखी होगी, तो ये ऊपर से काली यहां से इस तरीके की और काफी लंबी पूंछ नॉर्मली गिलहरी की रहती है। तो ये आप लोगों को जो देखने को मिलती है, तो ये नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में है। जो इंटरनेट जो यहां पर IUCN की जो लिस्ट है ना, उसके अंदर अगर आप लोग बात करेंगे तो ये नियर थ्रेटन की कैटेगरी में है। तो आप लोगों से कई बार IUCN की लिस्ट के बारे में भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर जो चीज है, कोई पर्टिकुलर इस तरीके कोई एक जिनावर है, जानवर है, तो उसके बारे में याद रखिएगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो यहां पर हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? ये स्विट्जरलैंड के अंदर में है। तो यहां पर ये बॉडी है जो बताती है कौन कौन किस किस कैटेगरी में आ रखा है। हमारी कंट्री का जो एक्ट है वो भी याद रखेगा, इसको बोलते हैं इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। ये भी यहां पर इसके फील्ड में काम करता है, अगर किसी स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। इसके आगे ईयर मैंने जानबूझकर नहीं लिखा है। ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का जो एक्ट है, इसके अंदर आप लोगों को बताना है कि यहां पर ये बेसिकली कब का है ये एक्ट जो हमारी कंट्री में स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर हमारी कंट्री में बात करें, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड के अंदर ये पाई जाती है। चाइना के अंदर पाई जाती है, सदर्न चाइना, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, इसी के साथ में बर्मा, मलेशियन पेनिनसुला, सुमित्रा और जावा में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये इस गिलहरी के बारे में बात की जा रही है, जो कि रिसेंटली जिसके ऊपर एक स्टडी की गई है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहां से आप लोगों को आंसर राइटिंग में भी अगर कुछ लिखने के लिए चाहिए तो यहां से आप लोग कुछ डेटा आप लोग उठा सकते हैं। IIT बॉम्बे रिसर्च के द्वारा यहां पर सामने निकल कर आई अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, यानी कि अर्बन यानी कि शहरों वाले एरिया में जो लाइफ है उसकी क्वालिटी यहां पर बताने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। और फर्स्ट टाइम यहां पर जो जेंडर पैरिटी भी यहां पर इसमें इंक्लूड की गई है, यानी कि जो मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है वो भी यहां पर इंक्लूड किया गया है। तो IIT बॉम्बे के रिसर्चर के द्वारा अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स तैयार किया गया। पहला तो क्वेश्चन ये याद रखेगा, और जेंडर पैरिटी को फर्स्ट टाइम इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। आगे चलते हैं, यहां पर ये जो बात की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है मुंबई के बारे में। मुंबई टॉप पर है, यहां पर अगर बात करेंगे लिस्ट के अंदर मुंबई टॉप पर है। इसके साथ में यहां पर बाद में आगे देखेंगे, यहां पर दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई देखने को मिलेगा, ठीक है। चेन्नई जो है यहां पर उसके बारे में बात करें तो मोस्ट वुमेन फ्रेंडली, यानी कि अगर किसी औरत को, महिला को जाकर रहना है तो चेन्नई में जाकर रह सकती है, ऐसा बोला जाए। मोस्ट वुमेन फ्रेंडली है। और पटना जो है लीस्ट, यानी कि पटना में तो लड़कियों को रहना ही नहीं चाहिए, ऐसा ये रिपोर्ट बोल रही है। जयपुर के बारे में बात करें तो हाईएस्ट क्राइम अगेंस्ट जो वुमेन है वो जयपुर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन अगर चेन्नई के बारे में बात करें तो वहां पर लोवेस्ट क्राइम है वुमेन के खिलाफ, ये देख सकते हैं। लिटरेसी के बारे में अगर बात कीजिए तो मैन और वुमेन, यानी कि अगर बात करें यहां पर महिला और पुरुष के बीच में, तो वाइडेस्ट गैप आप लोगों को जयपुर के अंदर में देखने को मिलेगा। यानी कि जयपुर में सबसे कम महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और सबसे ज्यादा जो लड़के पढ़े लिखे हुए हैं। पर लेकिन अगर बात करें लोवेस्ट है केरला के अंदर में, केरला के अंदर में यहां पर महिला और पुरुष जो है वो काफी पढ़े लिखे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग इनमें से किसी एरिया से बिलोंग भी करते हैं ना, तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू पूछे जा सकते हैं, भाई साहब इसको याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में। लिटरेसी के बारे में अगर आप लोग बात करिए तो पुणे टॉप पर है, टोटल ओवरऑल लिटरेसी में बात करेंगे। और हैदराबाद जो कि तेलंगाना की कैपिटल है वो लोवेस्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगी। अनएम्प्लॉयमेंट के रेट में अगर आप लोग जाएंगे, जो महिलाएं हैं वो हाईएस्ट पटना में आप लोगों को देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा बेरोजगार महिलाएं हैं, जो कि अर्बन यानी कि हमारी कंट्री में जो शहरों का जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है उससे कहीं ज्यादा है, जो कि एवरेज 73 है। अगर 36% अर्बन हाउस होल्ड जो पटना में अगर आप लोग बात करें तो उनको जो है बेसिकली जो ट्रीटेड जो टैप वाटर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि प्रॉपर पानी भी ढंग का यहां पर देखने को नहीं मिलता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कई सारे बच्चे बोलते हैं सर बुराई ज्यादा कर दी पर्टिकुलर एरिया के बारे में। यार मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां पर IIT बॉम्बे के रिसर्चर यहां पर ये सारी चीजें बोल रहे हैं। तो अगर पटना से हमारे जो फैमिली मेंबर कोई लेक्चर देख रहे हैं तो बुरा मत मानिएगा, पर लेकिन आप लोगों अपनी बता सकते हैं कि लोकल एरिया में आप लोग क्या देखने को मिलता है, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसी के साथ में आयुष के द्वारा मिलकर काम किया जा रहा है।
एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ताकि आयुष के जो प्रोडक्ट है उसको बूस्ट किया जा सके। आयुष होता क्या है बेसिकली, आप लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का नाम सुना है, नई नई बनाई गई, ताजी ताजी। कब बनाई गई? 2014 में इस मिनिस्ट्री को बनाया गया। इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ये सारे शब्द को मिलाकर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यहां पर बना दिया गया। आज की डेट में श्रीपद जो नायक साहब हैं उनके पास में इसका इंडिपेंडेंट चार्ज है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में 2014 में बनाया गया था। तो आयुष से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट निकल कर आते हैं उनको बेसिकली बेचने की कोशिश की जा रही है, ताकि सब उनको खरीदे, उनके बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं आप लोग। बाकी अगर जो इंडेक्स के बारे में मैंने बात की, जो यहाँ पर अभी इंडेक्स हम लोगों ने डिस्कस किया ना, यहाँ पर ये जो बेसिकली आईआईटी बॉम्बे वाला जो इंडेक्स है, अगर थोड़ा सा और डिटेल में आप लोग चाहते हैं आईआईटी बॉम्बे की जो बेसिकली रैंकिंग है यहाँ पर इंडियन सिटीज के बारे में, तो बेसिक एमिनिटीज क्या मिल रही है यहाँ पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, इन्वायरमेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, और जेंडर को रोल कैसा है, पहली बार यहाँ पर ऐड किया गया है। तो चेन्नई यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर टॉप पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, बेसिक एमिनिटीज में पुणे टॉप पर देखने को मिलेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मुंबई टॉप पर देखने को मिलेगी, और इसी के साथ में सिक्योरिटी में कोलकाता टॉप पर देखने को मिलेगी। पटना सब में लोवेस्ट है यहाँ पर। ठीक है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी में काफी अच्छी है, इन्वायरमेंट में मुंबई को अच्छा बताया गया है, और इसी के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर में कोलकाता को अच्छा बताया गया है, और यहाँ पर लोवेस्ट इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से लखनऊ है। बाकी यहाँ पर इंदौर जो है ट्रांसपोर्टेशन के मामले में सबसे जो बर्बाद सिटी बोला गया है, और हर जगह बाकी पटना है। ठीक है, तो ये हल्का सा डेटा है जो कि हल्का सा अगर आप लोग याद रखिएगा तो आप लोग कई सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अच्छा, जो भी यहां पर अभी लेक्चर देख रहे हैं, आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो शाकाहारी और कितने मांसाहारी हैं? ठीक है, आप लोग बता सकते हैं। अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को कोई ऐसा है कि नहीं बताना है तो मत बताएगा, पर वैसे क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है यहाँ पर ये, क्योंकि जो मीट खाना पसंद करते हैं उनके बारे में अगर बात करें तो मीट चाहे कहीं की भी मिले। यहाँ पर बेसिकली अभी सिंगापुर में जो सिंगापुर फूड एजेंसी है उसके द्वारा ये बोला गया कि लैब के अंदर मीट ग्रो की जाएगी, प्रोड्यूस की जाएगी, बढ़ाई जाएगी या बनाई जाएगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो मीट चाहे जानवर से निकाली जाए, चाहे उसको पर्सनली बनाया जाए, तो उसका टेस्ट चेंज नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा इनके द्वारा बोला गया है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर कल्चर्ड जो मीट है यहाँ पर ये उसके लिए क्लियर कर दिया गया इनके द्वारा बेसिकली जो भी प्रोविजन थे। तो वर्ल्ड में यहाँ पर एनीवेयर यहाँ पर ये कल्चर्ड जो मीट है उसको प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो सिंगापुर फूड एजेंसी के द्वारा यहाँ पर ये सारी चीजें सामने निकालकर लाई गई है। कल्चर्ड जो किचन है, वो किचन नहीं सॉरी चिकन जो चिकन है यहाँ पर यूएस बेस्ड ईट ट्रस्ट जो है उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। जो प्लांट बेस्ड जो मीट आप लोगों को देखने को मिलता है, यहाँ पर कई तरीके की मीट आप लोग देखते हैं। इसको समझने के लिए आप लोग यहाँ पर देखिए प्लांट बेस्ड मीट कैसे बनाई जाती है। तो नॉर्मली जो प्रोटीन वगैरह है उसको यूज कर यहाँ पर ये बनाई जाती है, और बिल्कुल टेस्ट आप लोग को ऐसा ही देखने को मिलेगा इस मीट का, जैसा जो आप लोग जो कल्चर्ड मीट जो होती है उससे बनाया जाता है। यानी कि एक तरीके से यहां पर ये वाली मीट आप लोगों को देखने को मिलती है, जानवरों से निकाला जाता है, और यहां पर ये वाला मीट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो एक तरीके से यहां पर आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, आप लोग एक बात ध्यान से सुनिएगा। एक कोई पर्टिकुलर मुर्गा है, उस मुर्गे को पाला गया, पालने के बाद में उसे गेहूं खिलाया गया, उसको अनाज खिलाया गया, उसको पानी पिलाया गया, और जितना उसको पाला गया उसको जितने भी दिनों तक, मुझे आइडिया नहीं है कितने दिनों तक यहां पर एक मुर्गा बढ़ जाता है, उसके बाद में फिर उसको खाते हैं। तो उसके बीच में जो भी टाइम ड्यूरेशन रहेगा, उसको जितना अनाज पानी यहां पर खिला दिया और फिर उसको काटा और उसको खा गए, क्या उतना प्रोटीन उससे मिला जितना उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ा टाइम का और रिसोर्सेज का? इसके अलावा हम लोग अगर सस्ता इन्वेस्टमेंट करके, तो यहां पर जो कल्चर्ड मीट के बेस में प्लांट बेस्ड मीट निकल कर आ रही है, तो इसे बोला है कि इतना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का इन्वेस्टमेंट कर आप लोग इतना अच्छा प्रोटीन ले सकते हैं। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो कल्चर्ड जो मीट है यहां पर ये ग्रो की जाती है डायरेक्टली जो सेल से लेबोरेटरी के अंदर में। तो कहने का मतलब ये कि इसमें किसी जानवर को नहीं मारा जाता है, ये डायरेक्ट लेबोरेटरी के अंदर बनाई जाती है। अगर सेम ऑब्जेक्टिव है दोनों का कि एक तो जो ट्रेडिशनल मीट है जानवरों को मारकर जो खाया जाता है उसका अल्टरनेटिव खोज रहे हैं, आप आखिर बोलेंगे आप लोग ऐसी की क्या जरूरत पड़ गई कि काम तो चल रहा है, मुर्गे पालो और खा लो, ऐसा नहीं है। पर लेकिन क्योंकि जूनोटिक डिजीज देखने को मिलती है। जूनोटिक डिजीज वो बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में लग रही है। कई सारी बीमारी अभी आप लोगों को रिसेंटली देखने को मिली जिनमें से बोला जाता है कि ये जूनोटिक बीमारी भी है, जानवरों से इंसानों में भी लग रही है। और ये सारी जो कई सारी चीजें खाई जा रही है, कोई आज के में मुर्गा खा रहा है, कोई मतलब एक तरीके से अगर चाइना के अंदर जाओगे पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं वो लोग। ठीक है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है। कई बार तो ऐसी भी न्यूज आई थी जो आदमी जो मर रहे हैं वहां पर, इंसान जो मर रहे हैं उनको भी खाया गया बाद में, हालांकि वो चीजें जो है वो साइड में की गई। बोल रहे जलाई तो रहे हैं, खाई ली, इससे अच्छा तो अच्छा ये रहेगा। समझ सकते हैं आप लोग क्या कंडीशन है। तो सिचुएशन यहां पर इस तरीके की भी देखने को मिलती है। तो इसी के चलते उसका अल्टरनेटिव खोजा जा रहा है ताकि आगे चलकर कोई कोरोना वायरस जैसी खतरनाक कोई बीमारी फिर देखने को नहीं मिल जाए। तो ये सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहां पर पार्लियामेंट बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन रखने की बात की गई। तो इसको 2022 तक कंप्लीट करने की बात की जा रही है, जब 75 जो साल आजादी की सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। टाटा जो प्रोजेक्ट है लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा ये बिल्डिंग पूरी बनाई जा रही है। लोकसभा के अंदर आज के में 545 सीटें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ये 545 सीटें जो हैं ये फिक्स की गई थी हमारी कंट्री में 1971 का जो सेंसस था उसके हिसाब से। पर लेकिन अभी हमारी कंट्री में
21 का सेंसस आएगा और अब बात की जा रही है कि आगे जो डिलिमिटेशन किया जाएगा इसका 2026 में किया जाएगा। तो ये बोला जा रहा है कि वहां पर जो कई सारी जो अगर 1971 से लेके अब तक बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव बढ़ेंगे तो ये बात की जा रही है कि कम से कम 3 गुना हम अभी यहां पर करंट जो स्ट्रेंथ है उसकी पार्लियामेंट यहां पर बना रहे हैं। तो इसके चलते हम लोग आगे चलकर सही तरीके से अपनी कंट्री में चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। एक पूरा खाका आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जो न्यू यहां पर ये आप लोगों को जो बिल्डिंग देखने को मिलेगी, टोटल एरिया जो इसका बताया जा रहा है यहां पर ये 64,500 स्क्वायर मीटर के करीब देखने को मिलेगा। लोकसभा, राज्यसभा और इसी के साथ में जो सेंट्रल लॉन्ज आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगा। लोकसभा के अंदर पिकॉक जो नेशनल बर्ड की पिक्चर लगाई जाएगी, राज्यसभा के अंदर लोटस यानी कि नेशनल फ्लोर की पिक्चर लगाई जाएगी, इसी के साथ में सेंट्रल हाउस में बनियान यानी कि जो हमारी कंट्री का नेशनल ट्री है उसकी पिक्चर लगाई जाएगी। हालांकि यहां पर लोटस को लेकर कई कंट्रोवर्सी हो गई क्योंकि आप लोगों को पता है ये जो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है। नेशनल अगर बात करें, नेशनल जो एम्बलम है यहां पर वो भी यहां पर देखने को मिलेगा पार्लियामेंट की न्यू बिल्डिंग के ऊपर। टोटल 888 के करीब लोकसभा की सीट जो बढ़ाने की बात की जा रही है और राज्यसभा की लगभग 384 के करीब सीट बढ़ाने की बात यहां पर की जा रही है। ये टाटा प्रोजेक्ट जो लिमिटेड है वो यहां पर काम कर रही है। इसका जो डिजाइन है ये HCP डिजाइन जो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है इसके द्वारा यहां पर तैयार किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं एग्जाम में, कौन बना रहा है और किसके द्वारा क्या क्या तैयार किया गया है। और प्रोजेक्ट जो है बोला जा रहा है कि अक्टूबर 2022 तक हम लोग विंटर सेशन पार्लियामेंट का जो यहां पर डेडलाइन इसकी रखी गई है कि तब तक कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसके ऊपर रोक लगाई थी, तब तक चीजें क्लियर ना हो जाए तब तक आगे ना बढ़े, लेकिन आप लोगों को पता है कि कोई रोकने वाला है नहीं, जब चीजें स्टार्ट हो जाती है तो हो ही जाती हैं। तो यहां पर ये चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो उसी के बारे में यहां पर ये न्यूज है। ओके, तो इसी के बारे में थी कंप्लीट न्यूज। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसी के साथ में जो वाइस प्रेसिडेंट है यहां पर हमारी कंट्री जो वाइस प्रेसिडेंट है उसी जो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है कि हमारी कंट्री में अगर आप लोग आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे अगर आप लोग मिनिस्टर बन जाते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे डायरेक्ट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के, जो कि हर्षवर्धन साहब हैं। इनके द्वारा अभी सेकंड TCGA ये यहां पर 2020 कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में अभी देखने को मिली। तो TCGA क्या है पहले तो ये समझिए, इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। इसको बोलते हैं द कैंसर जीनोम एटलस, यानी कि कैंसर की बीमारी कैसे कैसे होती है उसका पूरा एक एटलस तैयार किया था ताकि इस बीमारी का सॉल्यूशन निकाला जा सके। और 2005 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था यूएस बेस्ड जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा और नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा। हमारी कंट्री में क्यों न्यूज में ये, क्योंकि इंडियन कैंसर जीनोम एटलस तैयार करने की बात की जा रही है इसी के सिमिलर पैटर्न पर जैसे कि ICGA है यहां पर, यानी कि जिस तरीके से यहां पर इनके द्वारा अपना ये एटलस तैयार किया जा रहा है उसी के बेस पर हमारी कंट्री में ICGA यहां पर स्टैब्लिश किया गया है इसी के पैटर्न पर जैसे कि यहां पर इनके अंदर TCGA है। ठीक है, तो हमारी कंट्री में भी कैंसर की बीमारी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि हमारी कंट्री में कैंसर की वजह से सबसे ज्यादा मरीज मरते हैं। वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट अगर पूछे किसके द्वारा तैयार की जाती है तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यह माना जाता है कि हर 10 में से एक इंडियन जो है वो अपनी लाइफ साइकिल के ड्यूरेशन में किसी न किसी के तरीके का कोई ना कोई कैंसर डेवलप कर लेता है और हर 15 में से एक इंसान की जान चली जाती है उससे। यानी कि हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं उनमें अगर हर 10 के ऊपर आप लोग देखेगा एक इंसान को कैंसर की बीमारी हो जाती है और हर 15 में से एक इंसान की जान चली जाती है इस कैंसर की वजह से। इतनी भयानक इतनी खतरनाक बीमारी है ये हमारी कंट्री में, तो इसका सोल्यूशन निकालना तो बनता है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में यहां पर ये बेसिकली मिलकर काम करती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है। इसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछे तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है, पर लेकिन ये यहां पर फंड की जाती है इस मिनिस्ट्री के द्वारा। वैसे ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के हिसाब से काम करती है। स्टेब्लिश इसको किया गया था 1942 में, काफी पुरानी है। प्राइम मिनिस्टर जो रहते हैं हमारी कंट्री के वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन क्या होते हैं, ये अगर प्राइम मिनिस्टर बने तो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं यहां पर जो है बेसिकली ये सीट इनको फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, वो जैसे मैंने आप लोगों को उदाहरण भी दिया था कि एक बार आप लोग जॉब लगवा लो, शादी जो है फ्री में मिल जाएगी। तो शादी एक्स ऑफिशियो है आप लोगों की। ठीक है, जैसे ही जॉब लगी शादी तुरंत कर देंगे घर वाले। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है यहां पर वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर डायरेक्टर जनरल कौन है आप लोगों को बताना है और ये वो एरिया है जिनमें ये काम करती है। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कई बार, जिसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुत्ते की पूंछ कितने दिन ली नुल्की में रखो, जब निकालोगे टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। तो यही चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं आज के डेट में नेपाल और चाइना के बीच के जो रिलेशन चल रहे हैं। हमारे द्वारा एवरेस्ट नापी गई थी, हमारे द्वारा जब नापी गई है 1954 में, तो इसकी जो ऊंचाई थी यहां पर उस टाइम पर थी 8,848 मीटर। अभी चाइना के साथ मिलकर इनके द्वारा ये नापी गई तो इनके द्वारा बोला कि 2.8 फीट और जो ये ऊंची हो गई है, तो 0.86 मीटर। यानी कि अब इसकी हाइट अगर आप लोगों से पूछे तो 8,848
ये यहाँ पर 86 मीटर इसकी बेसिकली हाइट हो गई है। तो पहले इसमें 3 8 थे, अब इसमें 4 8 हो गए हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारी कंट्री में काफी पुरानी बॉडी है, जो हमारी कंट्री का मैप भी तैयार करती है, इसके द्वारा यहाँ पर इसको नापा गया था। अब चाइना के द्वारा मिलकर नापा गया, क्योंकि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है जो विजिट किए यहाँ पर ईरान के अंदर, जो नेपाल के अंदर में, तो तब यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली कि हाँ यार इसको मिलकर नाप लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अच्छा नाप लिया इन्होंने। हमारी नापी गई जो है उससे बड़ी नाप दी इन्होंने, हमने थोड़ी सी कम नापी थी। ये बोलते हैं कि अर्थक्वेक के बाद में इसकी हाइट जो है बढ़ गई है, उसके चलते कंडीशन देखने को। इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों से बन जाती है अगर कोई भी ऐसी चीजें हैं जिसकी हिस्ट्री आप लोगों से पूछी जा सकती है। बात की जा रही है यहां पर ये विजय विठल टेंपल के बारे में। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इसके अंदर एक चैरियट रखा हुआ है। यहां पर ये इस तरीके का एक चैरियट रखा हुआ है यहां पर, जो कि एक रोक से निकाला गया है, रोक कट आप लोग इसको बोल सकते हैं। इस चैरियट के बारे में अगर बात करें तो अभी यहां पर जो टूरिस्ट है उनको बोला गया कि इसके पास में कोई नहीं जाएगा। जो आइकॉनिक चैरियट है यहां पर ये विजय विठल टेंपल के अंदर, जो कि हम्पी कहां पर है, यहां पर ये कर्नाटक के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में यहां पर ये आता है। तो इसके बारे में अगर आप लोग बात करिएगा तो बेसिकली यहां पर जो डेडिकेटेड है गरुड़ा को डेडिकेटेड है यहां पर ये, ठीक है। पर लेकिन यहां पर अगर बात करें जो स्कल्पचर ऑफ गरुड़ा मिसिंग है यहां पर, यानी कि आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में लोग कैसे हैं, हमारी कंट्री में लोग ऐसे हैं, आप लोगों को सुनकर थोड़ी हैरानी होगी है। हमारी कंट्री में पहले जो गटर के ढक्कन है ना, जो गटर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उनके ढक्कन पहले लोहे के बनाए जाते थे। पर लेकिन लोगों ने क्या किया, वो गटर के ढक्कन निकाल के बेचना स्टार्ट कर दिया लोहे के भाव में। तो फिर वो वहां पे लोग गिरने लगे। तो यहां पर अब गटर के ढक्कन जो है ना वो कंक्रीट के बनाए जाते हैं। अगर आज के डेट में ट्रेन में आप लोग जाओगे ना तो ट्रेन में भी मग्गा जो है ना वो चेन से बांधा जाता है, जो आप लोग जो बाथरूम के अंदर जाते हैं ताकि कोई चोरी करके ना ले जाए। कहीं बैंक के अंदर जाओगे ना पेन को ना बांध के रखा जाता है धागे के साथ में, कोई चोरी करके ना ले जाए। तो ये कंडीशन है हमारी कंट्री की। तो उसी के चलते यहां पर बोला गया कि डिस्टेंस बनाकर रखो, दूर से ही देखो, पता चला कुछ और उठाकर ले गए आप लोग यहां से। तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो यहां पर हम्पी के अंदर बेसिकली ये चीजें देखने को मिल रही है अभी। तो हम्पी जो है यहां पर ये टेंपल आर्किटेक्चर की क्या स्किल है हमारी कंट्री में दिखाता है, जो कि विजयनगर रूलर के टाइम की बात की जाती है, जो 14 से लेकर 17 सेंचुरी के बीच का टाइम ड्यूरेशन था। अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बात करूं तो एक वीडियो तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है जिसमें सारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लगभग कवर की गई है। कुछ जो लेटेस्ट अभी ऐड की गई है एक दो, उनके ऊपर उनको ऐड कर एक नई वीडियो आप लोगों की जल्दी ही आएगी, जो कि सिंगल वीडियो के अंदर सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप लोगों की मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों का नहीं रहेगा, एक ही वीडियो के अंदर सारी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इकट्ठी आप लोग की हो जाएगी। फिलहाल अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसको देख लीजिएगा, इसमें भी एक दो ही बची हुई है, बाकी तो सारी कवर कर रखी है। बाकी नई में जो भी एडिशन करके जो भी सारी चीजें आएंगी वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, तो ये लगभग बहुत सारे बच्चे इसको देख चुके हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है एग्जाम पास में आ रहा है तो क्वेश्चन इससे कई बार बन जाता है। ठीक है, तो एक बार जरा सा टाइम लगेगा, एक बार रिव्यू ले लीजिएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल एंटी करप्शन के बारे में। यहां पर तो भ्रष्टाचार निरोधक डे की बात की जा रही है, जो कि 9 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहां पर भ्रष्टाचार कहां पर होता है, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेसिस पर देखने को मिलता है। तो इसके चलते जो यूनाइटेड अगेंस्ट जो करप्शन ये थीम रखी गई है। अगर भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ जाता है सोसाइटी के अंदर तो इसके ऊपर कई सारी बातें निकलकर सामने आती है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया तो गरीबी नहीं मिटेगी, भ्रष्टाचार बढ़ गया तो भुखमरी नहीं मिटेगी, अच्छी हेल्थ नहीं मिलेगी, लोगों को एजुकेशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए भ्रष्टाचार को कई तरीके से नापा जाता है। तो ये बोलते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाओगे अगर सोसाइटी में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो अगर आंसर राइटिंग में कहीं लिखने के लिए आता है तो इनको ऐसे पॉइंट को आप लोग ऐड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक है, जो कि कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर, ये है यहां पर जहन दारूवाला। तो दारूवाला नाम याद रख लीजिएगा, बेसिकली जे दारूवाला। इनके द्वारा हिस्ट्री क्रिएट की गई फार्मूला 2 रेस के अंदर में यहां पर, जो कि यहां पर अभी रिसेंटली कहां पर बहरीन के अंदर देखने को मिली, जिसको बोला गया यहां पर सेकेर ग्रांड प्रिक बहरीन। तो यहां पर ये किससे रिलेटेड है, यहां पर ये तो फार्मूला जो 2 रेस है उससे यहां पर इनके साथ में कनेक्टिविटी है। तो क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, कंफ्यूजन ना रहे माइंड में तो अच्छा रहेगा, एक आंसर दे पाओगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ये काफी प्यारी न्यूज मुझे लगती है पर्सनली जब अपने पड़ोसी देशों के बारे में बात की जाती है। हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा बॉर्डर टच कौन करता है, तो ये करता है बांग्लादेश, जिसके साथ में हम लोगों ने बात की भाषणचार आइलैंड के बारे में। तो हमारी कंट्री में सबसे बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ में टच की जाती है। अभी यहां पर बात की जा रही है बांग्लादेश के द्वारा अभी पहली बार फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसको पीटीए बोलते हैं। किसके साथ में, भूटान के साथ में। आप लोग बोलेंगे भूटान में ऐसा क्या है जो हमारे अंदर नहीं है। भूटान में ऐसा यह है कि जब बांग्लादेश आजाद हुआ था 1971 में पहली बार, भूटान सबसे पहली कंट्री थी जिसने बोला था कि बांग्लादेश आजाद हो चुका है और हम बांग्लादेश को एक्सेप्ट करते हैं। और इंडिया दूसरी कंट्री थी जिसने बोला था कि बांग्लादेश बन गया है, यानी कि हमसे पहले भूटान ने यहां पर अपना दांव मार लिया था। तो भूटान के साथ में फर्स्ट जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया वर्ल्ड में किसी कंट्री के साथ में, तो बांग्लादेश के द्वारा भूटान के साथ में साइन किया गया, क्योंकि 50 साल पूरे हो गए थे यहां पर इनकी डिप्लोमेटिक टाई के, जब से भूटान के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था कि बांग्लादेश एक नई कंट्री बन गया है। उससे पहले क्या था यहां पर, उससे पहले इसको तो बोला करते थे आप लोग, इसको बोला करते थे वेस्ट पाकिस्तान और इसको बोला करते थे बांग्लादेश
को ईस्ट पाकिस्तान, बाद में चलकर यहां पर ये बांग्लादेश बन गया और ये पाकिस्तान बन गया। हमारी कंट्री में इसीलिए यहां पर वेस्ट बंगाल बोला जाता है, जबकि ईस्ट साइड में है। क्यों? क्योंकि यहां पर जब बंगाल का विभाजन किया गया तो ये दो बंगाल बन गए, ये वेस्ट बंगाल हो गया, ईस्ट बंगाल हो गया, इसीलिए इसको वेस्ट बंगाल बोला जाता है आज की डेट में। जबकि देखने को मिलेगा कहां पर? देखने को मिलेगा ईस्ट साइड में। तो ये भी कई बार कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में रहता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भूटान जो है फर्स्ट कंट्री है यहां पर जो बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया गया, और इंडिया यहां पर सेकंड कंट्री है। अच्छा हाँ यार, एक बात है जो बार बार मेरे दिमाग से निकल जाती है, फिर कई बार बच्चे पूछते रहते हैं सर कहां से कैसे डाउनलोड करना है। अगर हम लोग बात करें यहां पर किसके बारे में, बात करें हम लोग पीडीएफ के बारे में, जो पहले जो जनवरी और फरवरी की पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई है, तो आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, आप लोग यहां पर जैसे कि ये मैंने यहां पर लिखा है कंप्लीट जनवरी, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहां पर जब सर्च कीजिएगा यहां पर जाकर, तो यहां पर सर्चिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसमें जाकर आप लोग कंप्लीट जनवरी डालेगा तो यहां पर कंप्लीट जनवरी की खुलकर आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप लोग कंप्लीट फरवरी लिखेंगे हैशटैग, तो कंप्लीट फरवरी की निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप लोग यहां पर अगर पॉलिटी की सारी पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप लोगों को यहां पर कंप्लीट पॉलिटी की जो पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग यहां पर पॉलिटी डालेंगे तो सारी पॉलिटी की पीडीएफ खुलकर आप लोगों के सामने आ जाएंगी, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोग जाकर सर्च क्या कीजिए जो ऊपर लिखा रहता है, और फिर यहां पर आप लोग ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी पीडीएफ टेलीग्राम पर आप लोगों को एक जगह मिल जाती है। टेलीग्राम को आप लोग जाकर सर्च कर लीजिएगा स्टडी लवर वीर के नाम से, @स्टडी लवर वीर जो लिखा हुआ ना हर एक के नीचे @स्टडी लवर वीर, तो वहां पर जाकर आप लोगों को सारी चीजें एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी। कई बार आप लोगों से कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो न्यूज में होती है और उनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहां पर बात की जा रही है उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की जो थारू ट्राइब है यहां पर, उसको बात की जा रही है कि उसको इस लेवल पर लेकर जाना है कि अक्रॉस द वर्ल्ड उसको जाना जाए, ठीक है। तो यहां पर जो थारू की जो यूनिक कल्चर है उसको आगे लेकर चलने की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ये नॉर्मली फॉरेस्ट ड्वेलर है, इनके फॉरेस्ट से जो सामान वगैरह निकाल कर लेकर आते हैं, फल फ्रूट्स जो भी, उसके ऊपर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि एग्रीकल्चर यानी खेती वगैरह करते हैं। तो वर्ड जो थारू है यहाँ पर ये बेसिकली जो बिलीव करता है कि ड्राइव किया जाता है यहाँ पर, ये है सतावरी, ठीक है, यहाँ पर सतावीर। तो यहाँ पर ये बेसिकली फॉलोवर माने फॉलोवर माने जाते हैं यहाँ पर जो थारवाड़ बुद्धिज्म है उसके, ठीक है। अगर बात करें यहां पर जो थारूज हैं, ये नेपाल और इंडिया दो कंट्री के अंदर नॉर्मली देखने को मिलते हैं। तो बात क्या की जा रही है, बात की जा रही है यहां पर ये उत्तर प्रदेश के बारे में, ठीक है। उत्तर प्रदेश और नेपाल तो दो जगह देखने को मिलते हैं। बड़ी प्यारी प्यारी न्यूज है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जाएगा यहां पर उत्कृष्ट सेवा सम्मान जो है ये किसके द्वारा यहां पर दिया जाता है और किसके लिए दिया जाता है, तो यहां पर इसी के बारे में बात करेंगे। हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके द्वारा रिलीज की गई है स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट। तो किसके द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। यहां पर इसके द्वारा एनालाइज किया गया कि गोल्ड, फॉरेन करेंसी, नारकोटिक्स, ड्रग्स, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट या फिर कमर्शियल जो फ्रॉड है उससे रिलेटेड जो भी मैटर है वो सारे इस रिपोर्ट के अंदर यहां पर मेंशन किए गए हैं। तो रिपोर्ट कंपाइल किसके द्वारा की गई है, इनके बनाई किसके द्वारा गई है, तो यहां पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है जिसको शॉर्ट फॉर्म में DRI बोलते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। तो इसके द्वारा यहां पर ये तैयार की गई है और यहां पर इसके द्वारा प्रस्तुत की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि निर्मला सीतारमण जी के अंडर में आती है। जो DRI यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, यहां पर उत्कृष्ट सेवा सम्मान 2020 जो है ये इनके द्वारा दिया गया। जो भी यहां पर ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जैसे यहां पर बात की जा रही है, ये यहां पर इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर को दिया गया जिनका नाम है संकरण, ठीक है। तो एन ऑफिसर ऑफ 1961 बैच, तो इनको यहां पर ये अवार्ड मिला है। तो ऐसे भी आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं। यूनाइटेड नेशन का जो बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन का जो UNCTAD है उसके द्वारा जो इंपॉर्टेंट न्यूज है ये आप लोग याद रखिएगा, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहां पर इन्वेस्ट इंडिया हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यहां पर अवार्ड दिया गया है नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा यहां पर यूनाइटेड नेशन का जो इन्वेस्ट प्रमोशन अवार्ड 2020 यहां पर जीता गया है। तो इन्वेस्ट इंडिया को जो ये अवार्ड दिया गया है, ये आउटस्टैंडिंग जो अचीवमेंट यहां पर होता है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के अंदर अक्रॉस द ग्लोब, ये हमारी कंट्री को मिला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जो UNCTAD है यानी कि यूनाइटेड नेशन जो कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है यहां पर ये एक मॉनिटरिंग एजेंसी है ऑल ओवर वर्ल्ड में कहां पर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन हो रहे हैं उसके बारे में आइडेंटिफाई करती है, बेस्ट प्रैक्टिस कौन करे। तो जर्मनी, साउथ कोरिया, सिंगापुर को ऑलरेडी ये अवार्ड मिल चुका है, अब हमारी कंट्री को भी ये अवार्ड मिल गया। यूनाइटेड नेशन जो कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिश की गई थी 1964 में, ठीक है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट के इशू से रिलेटेड यहां पर ये बात करती है ये बॉडी। तो हमारी कंट्री की इन्वेस्ट जो इंडिया है उसको ये अवार्ड मिला है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्योंकि यूनाइटेड नेशन का ये अवार्ड है, ओके। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि एक प्राइमरी टीचर, आप लोग देखते हैं कि अगर प्राइमरी में भी कोई टीचर है वो कहां से कहां तक पहुंच सकता है। प्राइमरी टीचर नाम है यहां पर इनका रणजीत सिंह देसाले, नाम याद रखेगा। ये रिसेंटली अभी यहां पर ये रहने वाले महाराष्ट्र के हैं, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर $1 मिलियन
$1 मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख $, और 10 लाख को अगर आप लोग 70 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि रुपये की वैल्यू चल रही है, तो इतनी मनी इनके द्वारा अभी अवार्ड में जीती गई है। ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड 2020 इनके द्वारा जो गर्ल्स एजुकेशन है उसको काफी प्रमोट किया गया, जिसके चलते यहां पर इनको ये अवार्ड मिला है। एक और इंटरेस्टिंग काम इनके द्वारा किया गया, जिस पर्टिकुलर लोकल एरिया में अपने गांव में ही रहते हैं, इनके द्वारा क्विक रेस्पॉन्स यानी कि QR जो है, QR कोडेड टेक्स्ट बुक्स के अंदर इनके द्वारा इंक्लूड किया गया, जो कि आगे चलकर इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। यानी कि जो बुक्स है उसके अंदर QR कोड लगाया गया, जो यहां पर बेसिकली प्रमोट करने के लिए एजुकेशन को, और जल्दी से जल्दी जो टेक्स्ट बुक है जिसके पास में जहां जानी है उनको पहुंचाया जा सके। अवार्ड जो इस्टेब्लिश किया गया है, जिसको बोला गया ग्लोबल टीचर अवार्ड, ये लंदन बेस यहां पर वाक्य फाउंडेशन है, जिसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है यूनेस्को के साथ मिलकर। जो रणजीत सिंह दिसाले है हमारी कंट्री की, इनके द्वारा जो मैंने अभी बात की आप लोगों से, जो इनके द्वारा जो कई सारे इनोवेशन किए गए हैं, तो इनके इनोवेशन को सत्य नंडेला के द्वारा हिट रिफ्रेश, इनकी किताब है, याद रखिएगा, ये जो इनोवेटिव रिसर्च ऑफ द ईयर 2016 में इनको फीचर किया गया सत्य नंडेला की बुक में, जो कि रिफ्रेश के बारे में आप लोग बात करिए। तो ये किताब भी आप लोगों से पूछी जा सकती है डायरेक्ट क्वेश्चन में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे जो क्वेश्चन है आप लोगों से कई बार ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर पूछ ले जाते हैं। हमारी कंट्री में नेशनल बैकवर्ड जो क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NBCFDC बोलते हैं, इसी के साथ में मिलकर नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको NSFDC बोलते हैं, ये किस मिनिस्ट्री के साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा अभी एक एग्रीमेंट साइन किया गया मिलकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, जिसके चलते यहां पर वंचित इकाई स्मूथ जो यहां पर बेसिकली जो ऐसा वर्ग है जो कि आर्थिक सहायता जिसको प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, तो विश्वास करके एक योजना है, जो कि फुल फॉर्म आप लोग याद रखते हैं, वंचित इकाई स्मूथ और वर्ग की आर्थिक सहायता की योजना जो है, ये इसमें काम क्या करते हैं, OBC SC ST सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर इंडिविजुअल जो कि इकोनॉमिकली मार्जिन सेक्शन है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं अगर उनको कोई हेल्प चाहिए तो, ठीक है। तो उसके साथ में मिलकर जो मेमोरेंडम ऑफ जो एग्रीमेंट है यहां पर देखने को मिल रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, जिसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक न्यूज है इसके बारे में, जो हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा। एक बच्चे के द्वारा यहां पर ये कमेंट बॉक्स में शेयर किया गया था, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसका एक्रोनिम इनके द्वारा बनाया गया SEED, सीड मतलब सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती, डी साइलेंट रहता है जिबूती। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर ये कंट्री आती है यहां पर, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप लोग यहां पर देख सकते हैं। जो वन हॉर्न राइनोस है ना, जो गेंडा बोलते हैं एक सींग का आप लोग जिसको, उसका सींग के नाम पर इसका नाम बेसिकली यहां पर रखा गया है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम पर, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर ह्यूमन राइट डे के बारे में बात की जा रही है, जिसको मानव अधिकार दिवस बोलते हैं आप लोग। 10 दिसंबर 2020 में यहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब की बार की जो थीम है बात की जा रही है रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट, ये थीम है यहां पर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहती है थीम वगैरह, आप लोग इनको जरूर याद रखा कीजिए। रिवीजन तो कई बार तो मैं ही करा देता हूं, ऑलरेडी जो आप लोग की PIB वाली वीडियो आती है उसमें सारे डे हम लोग डिस्कस करते हैं। इसी के साथ में इंडिया जो है वो टॉप 10 में देखने को मिल रही है सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर, जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो यहां पर रिलीज इन जर्मनी में ये रिलीज किया गया, तो इसमें ये दिखाया गया कि हमारी कंट्री काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और टॉप 10 में हम लोग हैं यहां पर, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर करंट एमिटर के बारे में बात करें, ग्रीन हाउस गैस के बारे में, तो चाइना जो है जो सबसे ज्यादा एमिट करता है 33 रैंक के साथ में यहां पर। इसी के साथ में यूएसए जो है इसमें बॉटम में आया, क्योंकि यूएसए में कोई भी अच्छी चीजें देखने को नहीं मिल रही है, ना तो रिन्यूएबल एनर्जी ढंग से काम किया जा रहा है इतना जितना होना चाहिए, और एमिट काफी ज्यादा कर रहे हैं, तो नीचे से टॉप कर रहा है यूएसए। तो यहां पर इंडिया के बारे में बात करें, हालांकि 1 पोजीशन हम लोग स्लिप कर गए, पहले 9th पर थे, अब 10th पोजीशन पर आ गए हम लोग इस साल में। अगर इसके अलावा अगर बात करें क्लाइमेट प्रोटेक्शन के बारे में, तो रैंकिंग काफी इंप्रूव हुई है, पहले 31 थी 2014 में, अब हम लोग 10 पर आ गए। तो ये बात की जा रही है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारी जो रैंक है वो अब की बार 10 देखने को मिली, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में। तो सबसे पहले तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर यहां पर अनाउंस किया गया कोविन के बारे में। तो सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि कोविन की फुल फॉर्म क्या है, इसको बोलते हैं कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, यानी कि आप लोग यहां पर रजिस्टर करेंगे तो आप लोगों तक दवाई पहुंचेगी। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म यहां पर तैयार किया गया वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो कोविड जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो पूछा जाए तो किसके थ्रू है यहां पर, वैसे तो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, ठीक है। ये जो बेसिकली अगर हेल्थ के बारे में आप लोग बात करें, जो कि स्मृति ईरानी जी के अंडर में आती है, और नॉर्मली जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है यहां पर ये इसको बनाने वाली है, तो जिसके थ्रू यहां पर मिलकर ये दोनों काम कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, ओके।
आगे चलते हैं, यहां पर महाराष्ट्र के बारे में बात की जा रही है। महाराष्ट्र में यह बोला गया कि इनके द्वारा अभी एक सॉफ्टवेयर एक्वायर किया गया महाराष्ट्र के द्वारा, ताकि अगर कोई पोर्नोग्राफी देखने को मिलती है, सेक्सुअल कंटेंट देखने को मिलते हैं यहां पर बच्चों से रिलेटेड और ऑनलाइन उसको अपलोड किया जाता है, तो उसको रोका जा सके। तो इंटरपोल के साथ मिलकर यहां पर ये काम कर रहे हैं। इंटरपोल को बोलते हैं इंटरनेशनल पुलिस। तो यहां पर हमारी कंट्री में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो मिलकर काम कर रही है। तो 12 महाराष्ट्र जो पुलिस साइबर के जो ऑफिसर है उनको यहां पर तैयार किया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज को टैकल कर सके। तो 12 जो ऑफिसर है यहां पर जो कोर जो टैक्टिक्स रेस्पॉन्स टू द अगेंस्ट जो बेसिकली साइबर, ये यहां पर चिल्ड्रन एक्सप्लॉयटेशन, जिसको TRACE ट्रेस का नाम दिया गया है, तो टैक्टिकल रेस्पॉन्स अगेंस्ट साइबर चिल्ड्रन एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, तो इसको ट्रेस का नाम दिया गया। तो महाराष्ट्र के द्वारा ये 12 ऑफिसर जो इसके हैं उनको यहां पर एक तरीके की ट्रेनिंग भी दी जा रही है जो इंटरपोल के द्वारा, ताकि अगर कोई पोर्नोग्राफी है, कोई ऐसी चीज है, सेक्सुअल कोई कंटेंट है, तो इसको टैकल किया जा सके। तो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल को कंट्री में कहीं पर भी ऑनलाइन न दिखे, उसके अगेंस्ट कैंपेन चलाने की बात की गई थी 2019 से, और उसी के तहत यहां पर ये महाराष्ट्र के द्वारा ये काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। बच्चों के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो याद रखिएगा, हमारे संविधान में आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है जो चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है, कि आप लोगों को पता है? तो उसके बारे में आप लोग बताइए। तो यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है। आगे बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, जिनका नाम है अनिल सोनी। अनिल सोनी को अपॉइंट किया गया CEO किसका? ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन, ठीक है। क्या है ये, इसके बारे में जान लेते हैं। इंडियन ओरिजिन के जो हेल्थ एक्सपर्ट है जिनका नाम है अनिल सोनी, उनको फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन का। फर्स्ट क्यों बोला गया? क्योंकि अभी ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। आप लोग बोलोगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना दी, ऐसा क्या जरूरत पड़ गई इसकी? क्योंकि आप लोगों ने देखा कोविड-19 के चलते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को काफी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी, पर लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथ उठा दिए, तो ये एक तरीके से हाशिए पर आकर खड़ी होगी कि पैसा कहां से मिले। तो इसके द्वारा अभी यहां पर जनेवा में इसका हेडक्वार्टर रखा गया फाउंडेशन का, और ये पैसा इकट्ठा करने का काम करेगी, ताकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तो अपने काम पर फोकस दे सके और पैसा यहां तक आ सके। तो एक तरीके से यहां पर इसके पास से पैसा जाता रहे, तो ऐसा ना हो कि इसको पैसे के पीछे फोकस देकर चलना पड़े और उसका काम रुकता रहे। तो उसके चलते यहां पर इनको, इनके अध्यक्षता में यहां पर ये बेसिकली स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। तो आईडीएस के बारे में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कि जो यूएसए और चाइना की जो कंपनीज है वो आज के डेट में ग्लोबल आर्म मार्केट के अंदर, यानी कि जो हथियार सप्लाई करने वाले मार्केट के अंदर डोमिनेट कर रही है आज के डेट में। इसी के साथ में जो वेस्ट एशिया है वो फर्स्ट टाइम उसका अपीयर देखने को मिल रहा है कि 25 बिगेस्ट आर्म मैन्युफैक्चर में यहां पर कुछ ऐसी भी कंपनी है जो कि वेस्ट एशिया की निकल कर आ रही है। तो इसके बारे में जानेंगे, किसके द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है? सिप्री के द्वारा। इसको बोलते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री, आप लोग नाम याद रखिएगा। यूएस की जो आर्म इंडस्ट्री है यहां पर, ये 61% जो सारा ऑल ओवर वर्ल्ड में हथियार बेचे जाते हैं, तो ये सबसे टॉप पर यूएस से है। टॉप 25 मैन्युफैक्चर में अगर बात करें तो चाइना जो है लगभग 15.7% पे आ गया आज की डेट में, जो इसके लंगोटिया यार ऐसे पाकिस्तान जैसे लोगों को यहां पर ये हथियार बेचते हुए नजर आते हैं। फर्स्ट टाइम वेस्ट की एशिया की जो कंपनी देखने को मिली यहां पर, यह है EDZE, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है यहां पर, ये जो सामने निकल कर आई टॉप 20 के अंदर में। तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। इसके बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताऊं, आर्म इंपोर्ट और आर्म एक्सपोर्ट के बारे में, हथियार बेचना और हथियार खरीदना, 2015 से लेकर 2019 तक का डेटा आप लोगों के सामने है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हथियार जो खरीदे हैं अब तक का 2015 से लेकर 2019 तक का, वो खरीदे हैं सऊदी अरेबिया के द्वारा टोटल हथियार का 12%। इंडिया के द्वारा टोटल हथियार जितने बेचे गए उसका 9% इंडिया के द्वारा खरीदा गया। तीसरे नंबर पर इजिप्ट, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया और पांचवें पर है चाइना। यानी कि सऊदी अरेबिया पहले पर, इंडिया दूसरे पर, तीसरे पर इजिप्ट, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया और पांचवें पर है चाइना। चाइना खरीदने में भी और बेचने में भी, चाइना दोनों काम कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है और इंपोर्ट भी कर रहा है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो बेचे गए वो यूएसए के द्वारा बेचे गए, दूसरे नंबर पर रशिया के द्वारा, तीसरे नंबर पर अगर आप लोग बात करेगा नॉर्मल तरीके से तो अदर में कई सारी कंट्री आ जाएंगी यहां पर, फिर चौथे नंबर पर फ्रांस, पांचवें पर जर्मनी और छठे पर चाइना है। वैसे अदर्स को हटा दे तो पांचवें नंबर पर चाइना है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है यहां पर ये, जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर इंटरनेशनल माउंटेन डे के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो 11 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है और लगभग 15% जो टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, ये बात की जाती है कि यहां पर जो आज के डेट में जो पर्टिकुलर माउंटेन वाले एरिया में रहती है, तो वर्ल्ड माउंटेन जो आप लोगों को हॉट स्पॉट देखने को मिलेंगे, तो हाफ ऑफ द आप लोगों को माउंटेन के अंदर नजर आते हैं। एक इंपॉर्टेंट डे है यहां पर जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है, जो बात करें इसके बारे में, तो थीम क्या है यहां पर इसके बारे में, तो माउंटेन बायोडायवर्सिटीज की थीम देखने को मिलेगी। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल 15 है उसके अंदर में बात की जाती है इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 15 क्या बात करता है? लाइफ ऑन लैंड, यानी कि जो लैंड है, जमीन है, उसके ऊपर जो लाइफ है। तो टोटल 17वें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से 15वां लाइफ ऑन लैंड के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से फ्रीक्वेंटली पूछ ले जाएंगे एग्जाम में। आप लोग बोलेंगे कहां से आंसर, कहां से क्वेश्चन आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो आप लोग याद रख पाओगे, ठीक है।
आगे चलते हैं यहां पर इंडियन जर्नलिस्ट जिनका नाम है राजकमल झा। तो राजकमल झा को रविंद्रनाथ टैगोर जो लिटरेसी जो प्राइज 2020 यहां पर दिया गया इनके नोबेल के लिए, द सिटी एंड द सी। तो ऐसे नोबेल आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसके द्वारा लिखा गया है। तो राजकमल झा जो है उनके द्वारा द सिटी एंड द सी लिखा गया है। तो दिसंबर 2020 में 2012 में जो निर्भया केस देखने को मिला था उसके ऊपर यहां पर ये किताब लिखी गई है, ठीक है, उसके ऊपर यहां पर ये किताब लिखी गई है जिसको यहां पर ये रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर जो लिटरेरी प्राइज है यहां पर फॉर सोशल अचीवमेंट 2020 यहां पर ये बेसिकली हमारी कंट्री में अगर बात करें तो ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। कंफर्म किया गया यहां पर लेट यहां पर सुल्तान ओमन हिज मैजेस्टी जो सुल्तान जो यहां पर कुबोस बिन साइद अल साद जो यहां पर पीपल ऑफ ओमान के लिए, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। ये बात की जा रही है सोशल अचीवमेंट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जो लिटरेरी अवार्ड के बारे में बात की जा रही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जो लिटरेरी प्राइज है 2018 में, तो यहां पर यूएस बेस्ड जो पब्लिशर था जिसका नाम था यहां पर बुंदालो, ठीक है, तो यहां पर इसको मिला था। तो प्राइज जो है यहां पर ये वर्ल्ड पीस, लिटरेसी, एजुकेशन और ह्यूमन राइट के लिए यहां पर ये दिया जाता है। तो अभी फिलहाल ये निर्भया के केस से रिलेटेड है, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट बुक बन जाती है, इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों से पूछी जा सकती है, ठीक है, तो याद रखिएगा हल्का सा। नेक्स्ट यहां पर जो बात करते हैं, बात की जा रही है यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में जिनका नाम है नरेंद्र सिंह कापनी, ठीक है। तो इनको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी बोले जाते हैं। फाइबर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है। एक जगह से दूसरी जगह पर अगर कोई चीज आप लोगों को सेंड करनी है तो यहां पर फर्स्ट पिक्चर जो सेंड की गई थी वो पहली बार इनके द्वारा सेंड की गई थी 1954 में, और 100 से ज्यादा पेटेंट थे इनके नाम पर। तो 94 की एज में रिसेंटली अभी इनकी जान गई है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर जो यूज किया जाता है, तो उसके रिलेटेड न्यूज है यहां पर ये, ओके। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज है यहां पर ये इंडिया और इसी के साथ में जो यूएन बेस जिसका नाम है बेटर देन केस अलायंस। तो इंडिया और यूएन का जो यूएन का बेटर देन केस अलायंस है, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया एक लर्निंग जो एक्सचेंज है यहां पर फिनटेक के बारे में। फिनटेक क्या होता है? फिनटेक को बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि बेसिकली यूज किया जाता है बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंशियल सर्विस को एंजॉय करने के लिए। तो फिनटेक सॉल्यूशन उसका निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि डिजिटल पेमेंट वगैरह जो है वो एक आखिरी इंसान तक भी पहुंचाया जा सके, यानी कि जो कंट्री के अंदर लास्ट जो इंसान है उस तक भी ये चीजें पहुंचाई जा सके। तो यूनाइटेड नेशन बेटर देन जो यहां पर बेटर देन केस अलायंस यहां पर जो है ये मिलकर काम कर रहे हैं हमारी कंट्री के साथ में, और कई सारी और भी यहां पर एरिया में, ताकि डिजिटल पेमेंट को आगे ले जाया जा सके। क्रिएट किया गया था 2012 में। अलायंस जो है यहां पर 75 मेंबर है इसके अंदर, जो बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन बेटर देन केस अलायंस की, जो हमारी कंट्री के साथ मिलकर काम करे ताकि डिजिटल पेमेंट को सपोर्ट किया जा सके। तो इस फील्ड में ये काम करता है, ठीक है। तो हमारी कंट्री और यूएन बेस बेटर देन केस अलायंस, तो डिजिटल पेमेंट की बात की जा रही है, डिजिटली सोसाइटी को एम्पावर करने की बात की जा रही है। अगर बात करें यहां पर बात करें यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल किया गया यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के बारे में कई सारी न्यूज आप लोगों के सामने आएंगी, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा किसका मतलब क्या है। तो यूनिवर्सल जो सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है ये एक स्कीम है जो कि मोबाइल कवरेज को बढ़ाने का काम करती है। अगर कहीं पर नेटवर्क लगाना है, कोई टावर लगाना है, तो यहां पर इसके तहत यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश और इसी के साथ में जो आसाम के 2 डिस्ट्रिक्ट में अभी यहां पर हमारी कंट्री में नेटवर्क कवरेज की बात की गई, तो कॉम्प्रिहेंसिव जो टेलीकॉम डेवलपमेंट जो प्लान था उसके तहत नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हम लोग इंटरनेट की जो यहां पर मोबाइल टावर की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे थे। तो यूनिवर्सल जो सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है वो यहां से पैसा देता है, इससे पैसा निकल कर आता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर क्रिएट किया गया था 2002 में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर में आता है, ठीक है। प्रोजेक्ट का टारगेट यह है अरुणाचल प्रदेश के अंदर कि इसको 2022 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा और 4G नेटवर्क यहां पर अवेलेबल कराए जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा जब इंटरनेट यहां पर ढंग से काम नहीं कर रहा था हमारी कंट्री में, जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में, तब कई सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिली। तो उसी से रिलेटेड यहां पर ये भी कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है बात की गई अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, आसाम और नागालैंड को यहां पर ये टच करता है। आगे यहां पर बात करते हैं, इसी के बारे में बात की जा रही है। ये बात की जा रही है यहां पर किसके बारे में? कोच्चि के बारे में। कोच्चि लक्षद्वीप आइलैंड, तो यहां पर कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच में बात की जा रही है। तो कोच्चि हो गया यहां पर केरला के बारे में आप लोग बात करेंगे, और लक्षद्वीप इधर देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहां पर जो न्यूज है उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो बात ये की जा रही है यहां पर कोच्चि लक्षद्वीप जो आइलैंड है, ये प्रोजेक्ट भी किसके द्वारा फंड किया जाता है? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत इसको कंप्लीट किया जाता है। तो इसके लिए भी यहां पर ये सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की बात की जा रही है, केरला से लेकर लक्षद्वीप तक का। ऐसे ही प्रोजेक्ट यहां पर है तमिलनाडु से लेके जो अंडमान निकोबार तक का। तो ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट अगर आएगा तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के अंदर आएगा ये, ठीक है। तो यहां पर जो टारगेट है इसका ये है कि 2023 तक का यहां पर इसको कंप्लीट करना है। इंप्लीमेंट स्ट्रेटजी किसके द्वारा तैयार की जा रही है? BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा इसको बेसिकली
इंप्लीमेंट स्ट्रेटजी प्रोवाइड कराई जा रही है। और प्रोजेक्ट एक्सचेंज एजेंसी जो टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंसी जो इंडिया लिमिटेड है, ये यहां पर मिलकर काम करेगी टेक्निकल कंसल्टेशन प्रोजेक्ट के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज होगी। लक्षद्वीप जो है आफ्टर सिक्किम हमारी कंट्री में यूनियन टेरिटरी बनी है, जिसके 100% ऑर्गेनिक जो बेसिकली यहां पर अपने अंदर जो ऑर्गेनिक फसल है उसको प्रोवाइड करा लिया कि बिना पेस्टिसाइड कोई खाद फर्टिलाइजर वगैरह यूज नहीं करेंगे। तो लक्षद्वीप यहां पर बन गया आफ्टर सिक्किम, ठीक है। तो ये याद रखना, पहली यूनियन टेरिटरी है और वैसे दूसरे नंबर पर है ये, ओके। स्कूल का जो बैग है, स्कूल के अंदर यहां पर जो इंसान का जो वेट है उसका 10% होना चाहिए। यानी कि अगर वेट यहां पर किसी इंसान का 100 किलो है तो 10 किलो का उसका बैग होना चाहिए, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो ये रिकमेंड किसके द्वारा किया गया? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी के बारे में हम लोगों ने बात की थी। ये यहां पर फिर से न्यूज में बार बार आ रहा है जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंट्री में आई। ये बोला गया बल्कि यहां पर कि जो 1 से लेकर 10 तक का अगर बात करें तो यहां पर आप लोगों को जो बैग लेकर चल रहे हैं, तो यहां पर बोला गया कि टिल सेकंड तक तो कोई बैग ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर बात करें इसके बारे में, उसके ऊपर आप लोगों को फिर बैग आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज है आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। एक तरीके से इसको बोलते हैं कि किसी के फटे में टांग ने अड़ाना। न्यूट्रल रहना, जो कर रहा है वो सामने वाला करता रहे, आप लोग अपने काम पर फोकस दो। तो 12 दिसंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो बेस्ट जो एग्जांपल है इसका आज के दिन में वो है स्विट्जरलैंड। आप लोग कई बार पूछते हैं ना कि सर सारी कंट्री सारी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में ही क्यों देखने को मिलते हैं? तो उसका रीजन ये है कि स्विट्जरलैंड जो है वो इवन जो वर्ल्ड वॉर हुई दोनों फर्स्ट और सेकंड, उसमें भी वो न्यूट्रल रहा, उसने किसी भी कंट्री के साथ में पार्टिसिपेट नहीं किया, जबकि जो एक काफी अमीर कंट्री की कैटेगरी में स्विट्जरलैंड आता है, ठीक है। तो ये यहां पर ये नेशनल जो न्यूट्रलिटी अगर बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, तो सीधा सीधा उदाहरण आप लोग यहां पर स्विट्जरलैंड का ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आगे यहां पर बात की जा रही है टाइम्स मैगजीन। तो यहां पर हम लोगों ने अभी बात की थी यहां पर एक जो लड़की के बारे में जिसको यहां पर जो किड ऑफ द ईयर के अवार्ड में यहां पर अभी रखा गया है, गीतांजलि के बारे में बात की थी हम लोगों ने। अब यहां पर बात करें यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन साहब, उनको यहां पर पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया। यहां पर वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, इनके साथ में मिलकर। तो ये पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड यहां पर इनको दिया गया है 2020 का टाइम मैगजीन के द्वारा। अगर आप लोगों से पूछे कि लास्ट ईयर का अवार्ड किसको दिया गया था यहां पर, तो ये दिया गया था यहां पर ग्रेटा थनबर्ग को। तो ग्रेटा थनबर्ग को पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया 2019 में, क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर यहां पर क्लाइमेट चेंज वाले मुद्दों को लेकर ये काफी लार्ज स्केल पर यहां पर न्यूज में थी। तो इसलिए यहां पर इनसे रिलेटेड भी आप लोग याद रखिएगा बातें, ठीक है। आगे बात करते हैं यहां पर 9th जो एडिशन है यहां पर सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का, ये देहरादून में ऑर्गेनाइज कराया गया। किसके द्वारा? हमारी कंट्री का जो इंडियन माउंटेन जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा, यहां पर इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव है उसके द्वारा यहां पर। तो यहां पर जो गोल है 15, उसके बारे में बात की जा रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जब बात करते हैं तो जो मैंने भी आप लोगों से बात भी की थी, तो देखिए यहां पर लाइफ ऑन लैंड के बारे में बात करते हैं तो ये कहां पर आता है? गोल 15 के अंदर आता है। जो थीम रखी गई यहां पर इसकी जो 9th एडिशन देखने को मिला यहां पर इसका है इमर्जिंग पाथवे फॉर बिल्डिंग ए रेजिलिएंट पोस्ट, ठीक है। पोस्ट कोविड-19 रेजिलिएंट बनना है पोस्ट कोविड-19 के बाद में, माउंटेन इसी के साथ में इकोनॉमी एडेप्शन इनोवेशन और एक्सेलरेशन, इनकी चीजों को आगे भी लेकर चलना है। पहला एडिशन इसका जो था वो नैनीताल के अंदर था, अभी इसका ये 9th एडिशन देखने को मिला देहरादून के अंदर। इंटरनेशनल माउंटेन डे के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था जो 2020 के बारे में। तो आप लोगों को बताना है कब ये बेसिकली सेलिब्रेट किया था। इसकी थीम थी माउंटेन बायोडायवर्सिटी, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है यार। ये वाली वीडियो यहीं तक ही रखते हैं क्योंकि अभी जो वीडियो है अभी काफी सारी न्यूज बची हुई है। मुझे लगता है कि 1 से 1.5 घंटे की वीडियो और बन जाएगी। तो अगर इसी के अंदर मैं इसको डालूंगा तो फिर यहां पर इसको डिकोड करने में और अपलोड करने में दिक्कत होगी काफी। तो इसके चलते एक इसका सेकंड पार्ट लेकर आ जाते हैं, ठीक है। मैं सेकंड पार्ट आप लोगों को बता दूंगा क्योंकि न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डिटेल में डिस्कस की और बहुत सारी न्यूज अभी बची हुई है, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। पीडीएफ आप लोगों को कंप्लीट प्रोवाइड करा दूंगा जब यहां पर दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो दिसंबर के महीने के 2 पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मुझे लग नहीं रहा था कि इतना डिटेल में इतनी सारी चीजें हो जाएंगी, पर लेकिन काफी न्यूज इकट्ठी हो गई, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो बताना, नेक्स्ट पार्ट में उसको भी इंक्लूड कर लूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, सेकंड पार्ट इसका आएगा, उसको आप लोग एंजॉय करना। तब तक पिछले वाले दोनों पार्ट आप लोग देख लेना जो जनवरी और फरवरी का है, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। छोड़ूंगा कुछ नहीं, इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में चीजें चल रही है।